उसके बाद में उसका संख्या एक बार रहेगी। टाइम जो है वो 2 से 5 रहेगा। तो बस सभी हजरात जो है टाइम पे आएंगे तो इंशाल्लाह टाइम पे शुरू भी करेंगे और टाइम पे खत्म भी करेंगे। तो ट्रेनिंग का मॉड्यूल इस तरह से है कि आज डे 1 और डे 2 पे इंशाल्लाह जो हेलो यानी सफ़र के ताल्लुक से, सामान के ताल्लुक से, मक्का मदीना डिस्टेंस के ताल्लुक से और सफ़र के जो आदाब हैं, एटिकेट्स हैं, उसके ताल्लुक से, यानी हज का तरीका, उम्रा का तरीका, ये तरीके छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें सऊदी अरब वगैरह में आ गया है और मोबाइल ऐप्स हैं उनको से यूज़ करते हैं, वो तमाम इंशाल्लाह आज और कल में कवर करेंगे। फिर अगले शनिचर जो है वो इंशाल्लाह कारी अब्दुल्ला साहब आएंगे जो कौसरबाग मस्जिद के इमाम हैं। वो जो है उम्रा और हज का तरीका लेंगे। उसमें पूरा उम्रा का तरीका है, एहराम बांधने का तरीका है और एहराम की पाबंदियाँ हैं और चल रही है। अच्छा ठीक है। तो उसमें एहराम बांधने का तरीका है और हज के 5 दिन के एतबार से लेडीज़ के मसाइल, मर्दों के मसाइल और हज के 5 दिन कैसे गुजारने चाहिए, गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले हफ्ते शनिचर को कारी साहब लेंगे। तो अगले हफ्ते सभी हजरात का जो है थोड़ा सा वक्त पे आना ज़रूरी है। कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज़ आप यहीं पे पढ़ें 1:15 बजे और लेडीज़ के लिए भी मस्जिद में इंतज़ाम है तो इंशाल्लाह वो होगा। फिर उसके बाद का जो शनिचर इतवार आएगा उसमें इंशाल्लाह जो है वो मदीने के ताल्लुक़ से जो है वो बातें कवर की जाएंगी, मदीने की ज़ियारत के ताल्लुक़ से और वापसी के एतबार से। हमारा शुरू करते हैं। हेलो जी, तो ये हमारी स्लाइड्स हैं। ये अपना फर्स्ट पेज है। यहाँ पे जो मैंने आज के ताल्लुक़ से बताया है वो इंशाल्लाह कवर होंगे। सबसे पहले जो न्यू रूल्स हैं 2026 के एतबार से जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के न्यू रूल्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इंडिया से सऊदी जब सफ़र शुरू होगा हमारा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। फिर हज के 5 दिन थोड़ा सा हाई लेवल पे, डिटेल में नहीं। फिर मोबाइल ऐप से, फिर सामान की लिस्ट है और सऊदी रूल्स के ताल्लुक़ से है। फिर सिम कार्ड, वाईफाई, करेंसी और सफ़र के आदाब, बेसिक एटिकेट्स वगैरह, ये तमाम इंशाल्लाह जो है ये हमारे आज रहेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है हज उम्रा गाइड इंडिया, उसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है हमारे हज ट्रेनर हैं कोडवा से 5 हज ट्रेनर। तो हज ट्रेनर किसको बोलते हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया का हर साल जो है वो सर्कुलर निकलता है कि जिनको हाजियों को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड हैं, वो खिदमत करना चाहते हैं तो वो हज ट्रेनर बन सकते हैं। तो पहले फॉर्म भरना होता है, उसके बाद फिर उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, फिर इंटरव्यू होता है और मुंबई के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम होता है। उसके बाद जो ट्रेनर हैं उनको 150 और 200 के हिसाब से जो है हाजी एलोकेट होते हैं। तो ये हज ट्रेनर हैं हमारे। सबसे पहले मैं हूँ, मुजम्मिल, फ़ोटो देख सकते हैं। हमारे तमीम भाई हैं, माज हैं, शाहिद भाई है, उज़ैर है और समीर है। तो अगर किसी को आपके अंदर से अगर किसी को इरादा है कि अगले साल आप हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक हज होना मिनिमम जो है कंडीशन है। अभी तक ओपन टू ऑल था, जिसने कभी हज नहीं किया वो भी हज कर सकता था, लेकिन 2025 से जो है ये कंडीशन लागू है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जो है संग में थोड़ा सा वेबसाइट ओपन करना हज कमेटी की। सर्कुलर नंबर 17 या 12 कुछ है, हाँ सर्कुलर नंबर 12। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कुलर नंबर जो 12 है, ये सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है पूरा ट्रेनर का जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देगा कि इसमें जो है ये पूरा ट्रेनर्स के लिए क्या है, कैसा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, एज जो है वो 25 से 60 तक की चाहिए और ये पूरा जो है इसमें ये पूरा सर्कुलर है, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे आएगा, हज के फॉर्म निकलने के बाद में आता है, तो आप सब लोग जो है इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वापस PDF पे आना जी, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेनर्स हैं। फिर ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है,
किसी ने अगर अभी तक स्कैन नहीं किया है तो उसका फ़ौरन जो है स्कैन कर ले। और व्हाट्सएप चैनल पे ही जो है हमारे यूट्यूब की वीडियोस वगैरह हैं, तो वो वीडियोस वगैरह आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। और हज के पूरा सफ़र की वापसी तक भी जो है चैनल्स पे अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। अभी ये अपडेट आया है, वो अपडेट आया है, तो इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। और ये जो PDF है, ये पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में ये PDF जो है सभी के साथ में शेयर की जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे ही डाला जाएगा। और जिन जिन हजरात ने हमारे यहाँ पे पूरे 5 सेशन कंप्लीट किए हैं, हमारी तरफ से एक फ्री बुक जो है वो हदिये में इंशाल्लाह मिलेगी। वो हिंदी में है, तकरीबन 200 के करीब हमारे पास बुक्स हैं, तो हर एक को इंशाल्लाह जो है वो बुक्स वगैरह मिलेगी। तो अभी जो है डिटेल थोड़ा सा वापस पॉइंट्स पे आते हैं कि सबसे पहले जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स वगैरह है उस ताल्लुक से। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो सफ़र शुरू करने, अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के पहले, तो जैसे हज का मुक़द्दस सफ़र है और तलबिया जो है वो हज की शार में से है, और एहराम पहनने के बाद में जो है और उम्रा हो या हज हो तो तलबिया पढ़ना ज़रूरी है। और तलबिया को जो है वो सही से पढ़ना सीखना भी ज़रूरी है। तो हम सब जो है वो तलबिया से शुरू करेंगे। मैं एक मरतबा तलबिया पढ़ूँगा और आप जो है उसके पीछे दोहराइए और उसके बाद जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जी, तो अभी हम आते हैं सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हर जो हज को जाने वाले हजरात हैं जिन्होंने फॉर्म भरे उनको पता रहेगा, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनको जो है थोड़ा सा ये हज कमेटी ऑफ वेबसाइट की जो है थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल दिखा देता हूँ। एक मतलब आप वेबसाइट पे जाना, हाँ क्लिक करो यहीं से। हाँ, यहाँ से क्लिक करके, अच्छा यहाँ पे क्लिक करके आप जो है डेस्कटॉप व्यू पे, तो ये जो है वेबसाइट है। यहाँ पे अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि पिलग्रिम लॉगिन है। पिलग्रिम लॉगिन में ये जो आपका मोबाइल नंबर और एमपिन है, यहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने अपना फॉर्म खुद भरे हैं उनको तो पता रहेगा कि उनका मोबाइल नंबर एमपिन क्या है, लेकिन ऐसे हजरात जिनका फॉर्म किसी और ने भरे हैं या जो बुजुर्ग हाजी हैं उनको ये मोबाइल नंबर और ये एमपिन याद होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो स्मार्ट वॉच आई है, स्मार्ट वॉच में हज सुविधा ऐप जो है पहले से इंस्टॉल रहने वाला है, लेकिन उसमें आपका लॉगिन नहीं रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर और जो एमपिन है वो आपको, हाँ, जो कवर नंबर का जो आपका मोबाइल नंबर है उसका एमपिन याद रहना ज़रूरी है। तो जो याद रख सकते हैं वो याद रख लें, और जो बुजुर्ग हजरात हैं वो छोटी सी जो है डायरी मेंटेन करें। डायरी के अंदर जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मेंटेन करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कैप्चा से लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे जो है पूरे सर्कुलर्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे सर्कुलर्स रहते हैं, पिछले साल के वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे आपको पूरे जो सर्कुलर्स वगैरह हैं वो देखने मिलेंगे। अभी बहुत सारे जो सर्कुलर्स हैं वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं। जब से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। तो ये सर्कुलर भी जो है आप जो है वो जाके पढ़ सकते हैं। PDF में ना वापस, ठीक है। इसके बाद में हज गाइडलाइंस है। अभी देखिए हज गाइडलाइंस भी जो है बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन 50 से 60 पेजेस की कुछ है, तो इसको भी जो है एक मरतबा आप रफली पढ़ लीजिए। इसमें कितना सामान ले जाना है, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा होता है। तो अभी हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर तो ये 1 बाय 1 पूरा कवर नहीं करेंगे,
लेकिन जो हज को जा रहे हैं उनको थोड़ा सा इसका हाई लेवल आइडिया होना ज़रूरी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें पेज नंबर 35 पे जाना, इसमें लास्ट में जो है ये जोन बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा भी आप जहन में रखें कि जो ऑल ओवर इंडिया की जो हज कमेटी है उसके जोन्स बने हुए हैं, जोन 1 2 3 4 5। तो जो स्टेट डिवाइडेड है वो इन जोन के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे कि जोन 5 के अंदर महाराष्ट्र आता है, उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका ये ईमेल एड्रेस है। तो जब ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को कॉल करेंगे तो आपको वो कहेंगे कि भाई अपने अपने जोन को कॉन्टैक्ट करो। तो जिनको पता नहीं होता है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई ये जोन क्या है, अभी तक हमने किसी ने हमको बताया नहीं था। तो ये जोन ये है। और इसके अलावा आपके कोई पहचान वाले हैं जो दूसरे स्टेट के हैं, कर्नाटक के हैं, बिहार वगैरह के हैं, तो ये उनके अपने अपने जोन होते हैं। और ये कमेटी के नंबर वगैरह हैं। और यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया के जो स्टेट हज कमेटी है उनके यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह देखने मिलेंगे। ये अंडमान हो गया, आंध्रा हो गया, आसाम हो गया, तो यहाँ पे आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देखने मिलेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको महाराष्ट्र में दिखाऊं, हाँ, ये जो ईमेल एड्रेस है ये indiatimes.com वाला, ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका ईमेल बाउंस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे कॉन्टैक्ट एड्रेस जो ये लैंडलाइन नंबर्स हैं ये ठीक हैं, ये मोबाइल नंबर भी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हज को जाने वालों को जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। इस पर आना PDF का। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हो गया, स्टेट हज कमेटी के एड्रेस वगैरह हो गए। अभी आते हैं हज सुविधा ऐप पे। अभी हज सुविधा ऐप जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है। 2024 में ये लॉन्च हुआ था, 2025 में इसको जो है अपडेट किया गया है और 2026 के अंदर भी ऑलमोस्ट वही है। तो अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि हज सुविधा ऐप के अंदर जो है वो क्या क्या फीचर्स है और आपको कैसे कैसे जो इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अभी तक किन किन लोगों ने हज सुविधा ऐप इंस्टॉल किया है, थोड़ा सा आप जो है वो हाथ ऊपर करके बता दें। ठीक है, आप सब लोगों ने इंस्टॉल किया है। और जो हज कमेटी से जा रहे हैं अभी तक लेकिन हज सुविधा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो नहीं करने वाले भी कोई है ऐसे? अच्छा, आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने इंस्टॉल किया है लेकिन उसमें क्या क्या फ़ीचर किधर है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कोई है क्या? हज सुविधा ऐप आपको पूरा समझ में आ गया है, कौन सा फीचर किधर है, क्या है, आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वीडियो है जो लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किया था, इसको मैं प्ले कर देता हूँ, इसको फुल स्क्रीन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज सुविधा ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि ये ऐप आपको आपके पूरे सफ़र में किस तरह से फ़ायदेमंद पहुँचाएगा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस ऐप से मिलेगी और इस ऐप का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो है अपने फ़ोन में हज सुविधा ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल iOS हो, अपने ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। 1.5 ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आज 2024 में बनाया था और इस साल जो है इसमें बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो अगर आपका ऐप अपडेटेड नहीं है तो इसको अपडेट करें। ये वीडियो आपको सेव करके देखिए। इसमें जो है ये एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हज सुविधा ऐप जो है वो सिर्फ इंडिया और सऊदी अरब ये दो ही कंट्री में फ़िलहाल को अवेलेबल है। बाकी कंट्रीज़ वाले जो है NRIs वगैरह हैं, कुवैत हो गया, ओमान, बहरीन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके जो अगर कोई NRI है तो आपको बोलेंगे मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो मैंने रेस किया था लेकिन अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो जब वो इंडिया आएंगे आपके NRIs तो कर सकते हैं। और ऐप ओपन करने के बाद आपको पिलग्रिम लॉगिन पे क्लिक करना है। पिलग्रिम लॉगिन पे आपको जो है तो ये जो स्क्रीन है ये लास्ट ईयर हम ट्रेनर्स को दी गई थी टेस्टिंग के लिए, तो ये स्क्रीन आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी। मैं आज सोशल मीडिया की वेबसाइट पे वहाँ पर जो मोबाइल नंबर एमपिन इस्तेमाल किया था उसी का जो आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने जो है वो इस्तेमाल किया था और जो आपने एमपिन इस्तेमाल किया था मोबाइल नंबर से वेबसाइट से लॉगिन करने के लिए तो आपको इस्तेमाल करना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के लॉगिन विद एमपिन में तो हर एक को जो है अपना कवर नंबर का मोबाइल नंबर और एमपिन याद रहना ज़रूरी है। जिनको याद नहीं रहता है वो थोड़ा सा डायरी वगैरह में लिख के रखते हैं। तो आपकी जो है सक्सेसफुल स्क्रीन आ जाएगी, आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो आपकी जो पहली स्क्रीन आएगी जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर देखिएगा नो योर हज इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आपके हज इंस्ट्रक्टर असाइन होंगे आपको आपका सफर शुरू होते हैं
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, बहुत सारे हाजी कंफ्यूज होते हैं, हज इंस्पेक्टर और हज ट्रेनर किसको कहते हैं, और वो पूछते हैं कि भाई जो हज ट्रेनर है वो भी हज करते हैं क्या, और हज इंस्पेक्टर का हमें पता कब चलेगा। तो देखिए हज ट्रेनर और हज इंस्पेक्टर में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी है और जो आपको वैक्सीनेशन मेडिकल चेकअप कराना है, ये हज ट्रेनर की जिम्मेदारी है। तो हज ट्रेनर जो है इंडिया में रह के हाजियों को हेल्प करते हैं। उसके अलावा जब आपकी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी तो हज इंस्पेक्टर का जो है काम शुरू होगा। तो अभी शायद आपको हज इंस्पेक्टर का नंबर आपके ऐप में नहीं दिखेगा, अगर दिख रहा है, अलोकेट हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अभी से शुरू नहीं होगी। आप अभी आपको सवाल करोगे तो अगर उनका पर्सनल नॉलेज है, आपको जवाब दे रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल का जवाब देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जैसी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी वो आपका ग्रुप बनाएंगे, आपके सफ़र में जो है पूरे साथ रहेंगे। 150 हाजियों पे जो है एक हज इंस्पेक्टर रहता है। पहले इनका नाम हुआ करता था खादिमुल हुज्जाज, तो अभी वो बदल के जो है वो हज इंस्पेक्टर किया गया है। तो वो आपका अगर ग्रुप बनाते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको जो है अपने हज इंस्पेक्टर का नंबर आपके मोबाइल पे सेव करना है। हज के 5 दिनों में और पूरे आपके मक्का मदीना के सफ़र में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जो है आपको उनसे टच में रहना है। और मक्का मदीना शिफ्टिंग ताल्लुक से हज को भी जाना है, बस कब आएगी, मौलम की बस कब आएगी, बिल्डिंग में आपके कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आपकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हज इंस्पेक्टर है। या रूम में जो है आप कुछ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, या फिर किसी बुज़ुर्ग हाजी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, या किसी का इंतकाल हो गया, उनकी तदफीन के ताल्लुक से जो है ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको हज इंस्पेक्टर से रब्ते में रहना है। वो उनका लोकेशन रहेगा या भी वो कहाँ है और उनका जो कॉलिंग नंबर भी रहेगा, जिससे आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको हज इंस्पेक्टर के पास रहना बहुत जरूरी है। हज के 5 दिन जाने के पहले, हज के 5 दिन के दरमियान भी, और मक्का मदीना शिफ्टिंग के दरमियान, और जब आप एयरपोर्ट से होटल जाएंगे तो आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जानकारी चाहिए आप लोग उनसे हासिल कर रहे हैं। तो इसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है वो ग्रीवियंस है, यानी कि अगर आपको कुछ शिकायत है, कुछ जो है आपकी सर्विस से फीडबैक्स हैं, तो वो जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपको अकोमोडेशन में या फिर मेडिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सामान जो है गुम हो गया है या किसी का सामान आपको मिल गया है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है सिर्फ इंग्लिश में नहीं है बल्कि बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर है। तो राइट साइड टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, और आपका जो ऐप है वो उतनी लैंग्वेज से जो है टर्न जाएगा। तो ये जो है फिलहाल में अंग्रेजी में इंग्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पे माई पैकेज लिस्ट है, यानी कि जितना आपका पैकेज है हर एक पैकेज का आपके लिए वो पूरा कोड रहेगा, उसके जरिए जो है आपका पैकेज ट्रैक होगा, स्कैन वगैरह कर सकते हैं, और गुम हो जाने के चक्कर में जो है उसके बाद वो किसी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्कैन डेली लगेज किसी और सामान भी आपको अगर आपको मिलता है तो उस पर रिपोर्ट करेगा, तो आपको ऐप के अंदर जो स्कैनर है उसी के जरिए आपको क्लिक करके रिपोर्ट करना है। तो स्कैन डेली लगेज रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो है स्कैनर होगा, वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो स्कैन लगेज है, तो जब आप मुंबई से हज हाउस से आपको जो किट मिलेगा, आपको जो है आपके बैग पे लगाने के लिए QR कोड का स्कैनर मिलेगा, QR कोड का एक स्टिकर मिलेगा, वो आपको जो है अपने बैग पे स्टिक करना है। तो जब भी आपका सामान गुम हो जाएगा तो वो स्कैनर के जरिए जो है ट्रैक हो जाएगा। अगर आपको किसी का बैग मिला तो आपको पता नहीं किसका बैग है, तो आप जो है वो QR कोड स्कैन करेंगे, उसमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, तो आप अपने हज इंस्पेक्टर के जरिए जो है उसको प्रॉपर्ली सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। पिछले साल कुछ वीडियो सर्कुलेट हुए थे, वहाँ पे ऐसे बैग्स मिले थे जहाँ पे ना कोई स्टिकर है ना ही जो है कोई QR कोड है। तो जो पहुँचाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई किसका बैग है, क्या है, कौन से इस पर पहुँचाना है। तो आपके बैगेज पे जो है स्टिकर और ये QR कोड होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में नियरेस्ट फैसिलिटी है, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटी है बस स्टॉप वगैरह है वो आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पे दुआएं वगैरह हैं, यानी कि जो पूरे हज के सफर में आपको काम आने वाली दुआएं हैं, ये दुआएं जो है आपकी इसके साथ में रहेंगी, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है ऑफलाइन चलती है, यानी कि इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक अनाउंसमेंट है, यानी ऑटोमेटिक मीडिया की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आते हैं तो वो यहाँ पे रहेगा। और सबसे नीचे जो है वो AI चैटबॉट है, यानी कि अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई सवाल वगैरह पूछना है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, और जो हज का टाइम लिखा हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। और नीचे जो है वो SOS है, यानी कि अगर आपको बहुत भी मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का इंतकाल हुआ है या फिर तबीयत अचानक खराब हो गई है तो यहाँ पे तो ये SOS भी जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। कुछ पैनिक सिचुएशन हो गई है, किसी का इंतकाल हो गया है, तो आप SOS के ज़रिए जो है इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया कि मिसिंग पर्सन, कोई हाजी गुम गए, जैसे कि आपको वहाँ पे जाने के बाद बहुत कॉमन दिखेगा, और कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है दे सकते हैं। आपको टाइप करना मुश्किल हो रहा है या फिर बहुत लंबी स्टोरी है, आप उसको टाइप नहीं कर सकते, तो आप अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप SOS यानी कि इमरजेंसी टिकट टेस्ट कर सकते हैं, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या आवाज़ के जरिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे भेज सकते हैं।
तो ये होम स्क्रीन है। इसके अलावा जो है ऊपर अकोमोडेशन और फ्लाइट डिटेल है, यहाँ पे आप मक्का में मदीना में कहाँ रहेंगे और बिना ट्रेन में कहाँ रहेंगे उसका जो है पूरा लोकेशन अपडेट किया जाएगा। और यहाँ पे भी लोकेशन रहेगा तो गूगल मैप के जरिए आप जो है उसको फायदा हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो याद रहे कि लोकेशन के लिए आपको सबसे पहले गूगल मैप इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका जो है आप इंडिया से जो अच्छी सीखें ना, ताकि इसका जो है आपको काफ़ी वहाँ पे इस्तेमाल लगेगा, आपको जो है काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी वीडियो में बताया कि गूगल मैप्स इस्तेमाल करना सीखना जो है ज़रूरी है। तो गूगल मैप्स में और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑफलाइन मैप्स आते हैं। तो जैसे आप मक्का में पहुँचेंगे तो गूगल मैप्स पे जाके जो है आप वहाँ के एक 20 से 25 किलोमीटर के ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें। ऑफलाइन मैप से बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपका इंटरनेट बंद भी रहेगा तो आपके ऑफलाइन मैप के ज़रिए आप जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग हजरात हैं थोड़ा सा घर में किसी से सीख लें कि मैप्स वगैरह कैसे चलाने हैं। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन है, विजिटिंग साइट्स है, यानी मक्का मदीना में जो है जो ज़ियारत के मकाम हैं उनका पूरा यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। और नेविगेट पे क्लिक करेंगे तो गूगल मैप ओपन होगा और उसके जरिए आप जो है वहाँ पे ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। फिर ट्रांसलेट ऑप्शन है, यानी कि वहाँ पे मक्का मदीना में जो पुलिस होती है उनको अंग्रेजी के अलावा अरबी के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं है। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसलेट। वहाँ जो पुलिस है उनको अरबी के अलावा कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश उर्दू हिंदी कुछ नहीं आती। कुछ नहीं आती मतलब उनको 1 2 3 4 गो आप सब सिट डाउन हियर देयर वो भी कुछ नहीं आता है। तो वैसे में उनसे बात करना है तो आप जो है ये ट्रांसलेट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको बात करनी है तो आप ये गूगल ट्रांसलेट के जरिए हिंदी से अरबी या फिर उर्दू से अरबी या फिर अंग्रेजी से अरबी जो है ट्रांसलेट करके उनको दिखा सकते हैं। फिर मिसलेनियस सर्विस है, यानी कि यहाँ पे नज़दीकी कोई रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। और डूज एंड डोंट्स है, यानी कि जो करने के काम है और जो ना करने के काम है वो जो है आपको पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए जो है इसको आप जो है अच्छे से पढ़ें। फिर इसके साथ में जो है आप लेफ्ट पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, मेनू ओपन होगा। यहाँ पे माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल के अंदर आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देगा। माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट। हाँ, ये जो माई डॉक्यूमेंट्स फीचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी मुझे पता नहीं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में जो है आपको वो दिखना शुरू होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेबसाइट पे अपलोड किए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है ट्रांसलेट ऑप्शन है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये ट्रांसलेट यहाँ से भी ओपन होगा। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो है, यानी कि आपकी जो हॉस्टल मीटिंग दिया है तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिर आप सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे जो है पूरे आपकी ट्रेनिंग की वीडियोस वगैरह हैं, ये वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे वीडियोस वगैरह दिखाई देंगे। और इमिग्रेशन में कैसे करना है, ये आपकी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह होंगे, एराम कैसे करना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे करना है, ये पूरी दिखाई देगी। फिर इसके साथ में एनिमेटेड वीडियोस हैं, ये हाजर एयरलाइंस आज के 5 दिन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और हेल्प डेस्क है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको आपके कॉन्टैक्ट आपको कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिर रेडियो इंस्पेक्टर है, यानी कि पूरा सफर होने के बाद में आपकी जो इंस्पेक्टर आपको असाइन थे उन्होंने आपको सर्विस कैसी दी, आपको जो रेटिंग देनी है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट योर हज इंस्पेक्टर। जो आपके हज इंस्पेक्टर आपके साथ में थे तो आपको जो है उनकी सर्विस कैसी लगी, या फिर आपने उनको उन्होंने आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये फीडबैक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसी फीडबैक के एतबार से नेक्स्ट ईयर वो अगर हज इंस्पेक्टर का सिलेक्शन करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करता है। तो जो जेन्युइन फीडबैक है वो आप फीडबैक दें। ऐसा नहीं कि आपका मतलब 10 काम किए एक काम नहीं किया तो एक काम की वजह से जो है वो पूरे बुरे हो गए, ऐसा भी मत कीजिए। जो जेन्युइन फीडबैक है वो आप यहाँ पे दीजिए और ये फीडबैक बिल्कुल दीजिए, इसको स्किप ना कीजिए। क्योंकि जो अच्छे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने अच्छी जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई है उनकी जो है अच्छा फीडबैक जाना चाहिए। 5 स्टार 1 स्टार और यहाँ पे जो है जो भी सर्विस लगी है अच्छी नहीं है बुरी नहीं है या आपको जो है ठीक नहीं लगी तो आप जो है पूरे यहाँ पे आपको फीडबैक वगैरह देते हैं। फिर शेयर एप्लीकेशन है, यानी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एफएक्यू है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, जो एनआरआई को जो प्रॉब्लम आ रहा है कुवैत वालों को और जो नॉन इंडियन नॉन सऊदी में रहते हैं, तो उनको यहाँ पे आप शेयर एप्लीकेशन करके उनको वो एपीके शेयर कर सकते हैं, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे उसके में यहाँ पे पूरे जवाब वगैरह दिए गए हैं और नीचे जो है वो डाउनलोड है, इसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा ऐप है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ऐप है, आपको इसका जो इस्तेमाल करना है। जो लेडीज़ हैं वो डाउनलोड करें या जो जेंट्स हैं उसको डाउनलोड करें और इसको जो है अच्छे से इस्तेमाल करने का जो है आप जो तरीका सीखें। कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो इस वीडियो की भी कमेंट में आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको और एक ऑप्शन दिखेगा, फीडबैक वाला। ये फीडबैक है कि आपका पूरा प्रोसेस कैसा रहा, आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत हुई और कहाँ कहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज मिली या कहाँ पे आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो आपके पूरे हज के सफ़र के बाद में जो है आपको ये फीडबैक देना है और ये फीडबैक डायरेक्टली जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाता है। और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और होते रहते हैं। ये हज सुविधा ऐप भी जो है उसी एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट है।
और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं मैं इंशाल्लाह अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में उसको कवर करूँगा। तो अभी PDF पे जाते हैं। हाँ, तो ये एंड्रॉयड और iOS के डाउनलोड करने की जो लिंक है वो है। अभी आते हैं नुसुक ऐप पे। तो नुसुक ऐप और हज सुविधा ऐप ये दो अलग अलग ऐप हैं और दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट है। अक्सर को जो है इसमें डिफरेंस क्या है समझ में नहीं आता है, तो उसके ताल्लुक से भी जो है मैं आगे आपको बताऊंगा, इसका वीडियो है। और उसके बाद जो है ये KMCC ऐप है। ये KMCC ऐप जो है केरला का एक NGO है, तो ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है। अभी इसमें शायद इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, जैसे आप हज के सफ़र शुरू होगा तो यहाँ पे अपडेट होगी। इसमें पूरे आपको जो है इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलेंगे, होटल लोकेशंस, बिना के टेंट के लोकेशन, बिल्डिंग के लोकेशन। तो ये आप KMCC भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेस हैं, जो अगर आपको कुछ ईमेल वगैरह भेजना है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये CEO का ईमेल एड्रेस है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपका कुछ रिफंड वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपने पेमेंट किया रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है ये आपकी ईमेल कर सकते हैं। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है और ये फ्लाइट रेटेड है, अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं रही। और ये हज इंफॉर्मेशन सेंटर है। और ये CGI जिद्दा वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार तब दिखा देता हूँ। जब आपकी फ़्लाइट वगैरह आ जाएगी, एक दिन पहले रहेगा, तो ये वेबसाइट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डाल के कैप्चा डाल के आप सर्च इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपका मक्का अजीज़िया में कौन सा बिल्डिंग नंबर है और कौन सा रूम नंबर है ये आपको दिखाएगा। और यहाँ पे हाजी की लिस्ट आएगी। ये और एक बार बताओ। हाँ, तो ये जो है CGI जिद्दा की वेबसाइट है। ये आपको कब काम में आएगी, जब आपकी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। आप बस अब जो है कल परसों जाने वाले हैं, तो यहाँ पे वो पूरा डिटेल आपका अपडेट होगा। इसमें क्या डिटेल रहेगा, इसमें आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और मक्का अजीज़िया में आपका बिल्डिंग नंबर कौन सा है और रूम नंबर कौन सा है और आपके रूममेट कौन है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। थोड़ा बहुत आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, फिर वो रूममेट को आप जो है पहले से कॉन्टैक्ट करके आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। हाँ, जो अभी यहाँ पे जो है मदीना का भी कभी अपडेट होता है, लेकिन मक्का और मदीना के एलोकेशन में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मक्का का जो एलोकेशन है वो पहले से ही होता है, लेकिन मदीना का जो एलोकेशन है वो ऑन अराइवल होता है। यानी जैसे आप मदीना में इंटर करते हो तब आपको वो जो भी होटल अवेलेबल है आपको वहाँ पे मिलती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ वेबसाइट पे या फिर हज सुविधा ऐप पे मदीना के ताल्लुक से दिखेंगी, आपको वही मिलेंगी, वो गारंटी नहीं है। वो भी मिल सकती है, वो नहीं मिल सकती है, लेकिन मक्का अजीज़िया का जो है कंफर्म है कि आपको वही बिल्डिंग वगैरह मिलेगी। ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी भी काम में आएगी जब आप जो है कोई हाजी गुम गए, आपको मिल गए। अभी उनका व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर आपको पता करना है, तो उनका पासपोर्ट नंबर डालेंगे, उनके अगर गले में कड़ा वगैरह रहेगा तो यहाँ पे डाल के जो है उनको कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आया है कि कुछ फॉर्म हाजियों ने ऐसे भरे हैं कि उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी रिश्तेदार के हैं जो कि हज को नहीं जाने वाले, तो वो सऊदी से व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनको इंडिया में व्हाट्सएप आता है, तो वो कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इससे ज़रूरी है कि कवर हेड वही रहे जो हज को जा रहे हैं। इसको वापस PDF पे हम, हाँ, तो ये एक वेबसाइट हो गई। तो अभी आते हैं नुसुक ऐप पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नुसुक ऐप, और जो प्राइवेट से हज को जा रहे हैं उनके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो गए, चाय पी लिए सबने? करें कंटिन्यू? तो हमारा नाम माज गौस शेख है। बाय प्रोफेशन हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ही हमारा हज हुआ है 2025 में। तो इस साल सोचे थे कि हज ट्रेनर के लिए अप्लाई करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सिलेक्शन हो गया। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिनको खिदमत करने का शौक़ है, इंशाल्लाह अगले साल आप लोग भी अप्लाई कीजिए, ताकि इंशाल्लाह अगले साल आप लोग भी ट्रेनिंग दे सकें। फिर ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है वो है थर्ड इंस्टॉलमेंट का। सबका फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट आई है, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जिनका कुर्बानी के साथ है उनका पेमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, जिनका विदाउट कुर्बानी है, विदाउट अदाई है, उनका पेमेंट अमाउंट जो है वो डिफरेंट है।
और अभी फ़िलहाल जो लास्ट डेट है थर्ड इंस्टॉलमेंट की वो है 31 मार्च। 31 मार्च तक आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करना है। उसके बाद शायद से एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए डिले मत करना। 2 दिन रह गए, पेमेंट जल्द से जल्द कर देना, ठीक है। फ़्लाइट्स की जो डेट है, फ़्लाइट्स इंडिया से जो जाती है वो 2 फेजेज़ में होती है। फर्स्ट फेज़ जो होता है वो हमेशा, अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट की बात करें, तो मुंबई से फ़र्स्ट फेज़ में हमेशा फ़्लाइट जाती है मदीना, सेकेंड फेज़ में जाती है जिद्दा। तो फर्स्ट फेज़ की जो फ़्लाइट डेट होती है वो इस साल है 8 अप्रैल से लेके 18 मई तक। सॉरी, ये जो फ़्लाइट की डेट है ये इंडिया टू सऊदीया की मतलब पूरी फ़्लाइट डेट है कि 8 अप्रैल से लेके 18 मई तक इंडिया से सारी फ़्लाइट्स जाएगी सऊदी। लेकिन मुंबई से मदीना की जो फ़्लाइट डेट है वो 8 अप्रैल से लेके 4 मई तक है, और फिर उसके बाद 5 मई से लेके 20 मई तक जो फ़्लाइट जाएगी वो जिद्दा के लिए होगी। तो जो हाजी पहले मदीना जा रहे हैं उनको एहराम यहाँ से बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नॉर्मल कपड़ों में यहाँ से जाएंगे। और जो हाजी पहला जिद्दा जा रहे हैं वो मुंबई से एहराम की हालत में जाएंगे। हाँ, वीज़ा का एक बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, मिडिल नेम हमारा गलत आ रहा है, मिडिल नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या कोई कैरेक्टर मिसिंग है, या लास्ट नेम जो है लास्ट नेम पूरा प्रिंट नहीं हुआ है। तो वीज़ा में आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें चेक करना। एक तो आपका फ़ोटो, दूसरा आपका पासपोर्ट नंबर, और तीसरा फर्स्ट नेम। अगर इन तीनों चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ है तो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया को मेल करना है एंड वो करेक्शन करवाना है। अगर इसके अलावा कुछ भी और मिस्टेक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा वैलिड है। सिर्फ ये 3 चीज़ें चेक करना। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 को लेकर जो फ्लाइट शेड्यूल है वो अनाउंस किया है कि फ्लाइटें कब से शुरू होंगी और जो है कब खत्म होंगी। तो जो टोटल फ्लाइटें जाएंगी वो 2 फेज़ में जाएंगी। पहली फेज़ में यदि लैप वन में जो फ्लाइट जाएगी वो मदीना जाएंगे। मदीना में हाजी जो है 8 दिन गुजारने के बाद में जो है मक्का जाएंगे, और हज के बाद जो है वो जिद्दा से उनकी वापसी होगी। और जो लैप 2 में रहेंगे वो पहले जिद्दा जाएंगे, जिद्दा से जो है मक्का जाएंगे, और हज के बाद जो है वो आखिरी के 8 दिन मदीना में रहेंगे, और जो है मदीना से उनकी वापसी होगी। और जो शॉर्ट हज पैकेज वाले हैं उनका भी जो है वो डेट अनाउंस किया गया है कि शॉर्ट हज की 2 फ्लाइटें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो शॉर्ट हज वाले जो है वो 17 मई से स्टार्ट होगी और 20 मई में चलेगी, और उसके बाद जो है वो 5 जून से जो है 8 जून तक जो है उनकी वापसी होगी। तो ये जो है शॉर्ट हज पैकेज वालों के लिए है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि कौन से फेज से जो है कौन से एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइटें जाएगी। यानी जो बैंगलोर की जो फ्लाइट है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलीकट, चेन्नई और कोची, इनकी जो फ्लाइटें हैं वो कुछ फेज़ 2 में, यानी कि सब फ्लाइटें जो है जिद्दा में जाएंगी। और कुछ एयरपोर्ट हैं जहाँ पे जो है फेज़ 1 से भी फ्लाइट है, फेज़ 2 से भी फ्लाइट है। तो इसमें जो है फ्लाइट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है हाजियों के पास नहीं होता है। सिर्फ आप या तो जो पहली फ्लाइट है यानी कि 18 अप्रैल की वो चॉइस कर सकते हैं, या जो लास्ट फ्लाइट है जो हज पे जाने वाली है वो ऑफ कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को ईमेल करके ये आपको जो है थर्ड पेमेंट के बाद में जो है आपको ईमेल करना है। तो ये टोटल फ्लाइट का शेड्यूल है, ये आप एक मरतबा देख लीजिए और इस एतबार से जो है आप अपने हज को प्लान कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के सिलसिले में 12 अहम पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 35 ठीक है। तो फ़ेज़ 1 की फ़्लाइट्स, फ़ेज़ 2 की फ़्लाइट्स आपको पता चल चुकी है। फ़ेज़ 1 में मदीना जाएंगे, फ़ेज़ 2 में जिद्दा जाएंगे मुंबई से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिस दिन आपकी फ़्लाइट है, जिस डेट पे है, यहाँ पे 2 दिन पहले लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके हिसाब से आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस जो मुंबई में है, वहाँ पे 1 दिन पहले जाके आपको अपना हज किट जो है वो कलेक्ट करना है। हज किट में आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको आगे दिखाते हैं। तो याद रखिए 1 दिन पहले आपको अभी जाना है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही सर्कुलर आया है जिसमें चेंजेस हुए हैं कुछ। हाँ, और आपका हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको 1 दिन पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करना होगा। आपको जैसे जस्ट कंफर्मेशन देना होगा कि हाँ आप हज के लिए जा रहे हैं, जो फ़्लाइट है शेड्यूल्ड है, आप उसके लिए आपकी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग का एक ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन ये नहीं है कि आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो, ये है कि आप कंफर्मेशन दे रहे हो जिस दिन आपकी फ़्लाइट है आप उस दिन इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचोगे। नेक्स्ट, हर हाजी को एक ट्रेनर अलोकेट हुआ है, ठीक है।
एक ट्रेनर को तकरीबन 150 से 200 हाजी एलोकेट हुए। तो आप अपने अपने ट्रेनर से राब्ते में रहिए, बिकॉज हमने अभी भी देखे व्हाट्सअप के ऊपर जो है बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है। जैसा जो सऊदी एयरलाइंस है, हम लोगों को जो ट्रेनिंग में बताया गया था वो ये था कि बैगेज की अगर बात करें तो 20-20 किलो के 2 बैगेजेस अलाउड है एंड एक 7 kg का हैंड बैग अलाउड है। बट लेकिन अभी हमने किसी ने दिखाया कि इमेज आई है कि सिर्फ 30 kg की लिमिट आई है। तो ऐसी कोई भी खबर पे आप यकीन नहीं कीजिए। आप अपने ट्रेनर से जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो आप अपने ट्रेनर से एक बार कंफर्म कीजिए। अगर आपके ट्रेनर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वही जेन्युइन होगी आप लोगों के लिए। और फ्लाइट जिस दिन आपकी होगी उस दिन या उसके एक दिन पहले हज सुविधा ऐप में आपके जो भी SHI होंगे उनका फ़ोटो, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने SHI को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पुणे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँच के कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उस दिन से लेके रिटर्न आने तक वही SHI आपके हज इंस्पेक्टर होंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, क्वेरीज़ होगी, वहाँ पे कुछ अगर डाउट है या कुछ जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग में कुछ भी इशू है जहाँ आप रह रहे हो अजीज़िया में, कुछ प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल रहा है या जो भी अकोमोडेशन रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इश्यूज़ है, आप अपने हज इंस्पेक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वही जो एक दिन पहले आपको जाके हज किट कलेक्ट करना है, उसमें 2 ऑप्शन है। पहला, या तो हाजी कवर हेड जो है वो खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा अगर कोई हाजी कवर में जो भी हाजी अगर वो नहीं जा रहे, वो अपने किसी रिश्तेदार को या रिलेटिव को, फ्रेंड को, किसी को भेज रहे, तो उनको 2 काम करने हैं। एक, पहला तो अथॉरिटी लेटर जो आई थिंक ग्रुप पे ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है। आपको अथॉरिटी लेटर लिखना है, साइन करना है, उसमें आपका कवर हेड का नंबर, कवर नंबर, आपका कवर हेड का जो हाजी है उनका नाम, मोबाइल नंबर एंड साइन, और जो रिलेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उनको अपने साथ आधार कार्ड कैरी करना है। ऑप्शन है, या तो आप हज हाउस से कलेक्ट कर सकते हो, दूसरा आई थिंक एयरपोर्ट पे भी मिलता है ना, बंद हो गया। तो आप लोगों के पास इस बार से एक ही ऑप्शन है कि हज हाउस मुंबई में जो है आप वहीं से हज किट कलेक्ट कर सकते हो। हज किट में वो सेकेंड स्लाइड में बता दो, अपने पास ये दिखा देंगे, नहीं तो ठीक है। फ्लाइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली हम जो टाइम देखते हैं वो सुबह 7 बजे, शाम के 7 AM, 7 PM, 10 AM, 10 PM ऐसा दिखते हैं, ठीक है। लेकिन फ़्लाइट टाइमिंग जो है वो 24 आवर्स का क्लॉक फॉलो होता है। तो फ्लाइट टाइमिंग का ऐसा है कि जब रात में 12 बज जाते हैं तो वो 12 AM, 12 PM वैसा नहीं होता है, दैट इज़ 00, ठीक है। अगर 00 है तो वो रात में 12 बजे है। अगर रात में 2 बजे का टाइम देखना है तो फिर वो 2 बजे होता है। लेकिन अगर वही हम दोपहर का 2 बजे देखेंगे तो वो 2 PM या 2 नहीं होता है, नंबर 2 नहीं होता है, वो होता है 14, क्योंकि दोपहर में जब 12 बजते हैं तो उसके बाद जो 24 आवर्स का क्लॉक है वो कंटिन्यू होता है। 12 के बाद दोपहर का 1 बजे दैट इज़ 13 होता है, उसके बाद 2 बजे 14 होता है। तो नंबर 14 अगर आपके फ़्लाइट टाइमिंग में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9, तो इसका मतलब ये सुबह के 9 बजे, रात के 9 बजे नहीं। 900 आवर्स अगर लिखा है तो ये सुबह के 9 बजे। अगर यही रात का 9 बजे हमको देखना है तो 900 की जगह आएगा 2100, जैसे यहाँ दिया है। अगर 2100 लिखा है तो इसका मतलब ये रात में 9 बजे है। तो टाइमिंग पे आप ध्यान दीजिए, वरना हाजी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये नंबर समझ में नहीं आता है। तो फ्लाइट स्केड्यूल जो होता है वो 24 आवर्स का है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे आपको जब जाना है तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे, क्योंकि वहाँ पे भी पहुँचने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। आपको बैग के ऊपर जो हज कमेटी से लेबल वगैरह मिला होता है, बैग टैग मिला होता है, आप वहाँ स्टिक वगैरह कर दो, या अगर घर से करके जा रहे हो तो भी अच्छी बात है। वहाँ जाने के बाद अगर पूना से जा रहे हो, आप पुणे से एहराम पहन के जा रहे हो, तो बहुत से हाजी को दिक्कत होती है। तो कुछ हाजी वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के एहराम पहनते हैं, जो अगर जिद्दा जा रहे पहले, तो वहाँ जाके फिर एहराम पहनना, नफिल नमाज़ पढ़ना, एयरपोर्ट पे अंदर जाना, बैग चेक इन करना, रश बहुत रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम लोग की रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लोग एटलीस्ट 5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचिए, ताकि आपका जो भी काम, लगेज का चेक इन वगैरह है, बोर्डिंग पास वगैरह लेना है, जो भी है वो आसानी से हो सके। हाँ, अगर जो हाजी खुद जा रहे हैं हज किट वगैरह कलेक्ट करने के लिए,
तो अगर आप हज हाउस पहुंचते हैं वहाँ पे हाजियों के रुकने का इंतज़ाम होता है, लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ हाजी जो है वो हज हाउस में रुक सकते हैं। अगर एक कवर में 5 हाजी है तो सिर्फ वही 5 हाजी जो है हज हाउस में रुक सकते हैं। उनके साथ अगर 10 रिश्तेदार आ रहे हैं अलग से तो उनका रुकने का इंतज़ाम नहीं होगा। 10 के अगर एक भी अलग से कोई रिश्तेदार है एक भी, तो उनका भी इंतज़ाम नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों का इंतज़ाम है हज हाउस में। हाँ, अगर रिश्तेदारों के लिए रुकने का कोई इंतज़ाम करना है आपको खुद से करना होगा। हज हाउस के करीब में मुसाफिर खाना है, आप वहाँ देख सकते हो रिश्तेदारों के लिए रुकने के लिए, लेकिन हज हाउस में सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों का इंतज़ाम है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। मुंबई एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट हर साल यही है कि P9 पार्किंग जो है वहाँ पे इंतज़ाम होता है वज़ू का, एहराम चेंज करने का। ये मुंबई एयरपोर्ट पे हज को जाने वालों के लिए P9 टर्मिनल पर नमाज पढ़ने की जगह P9 टर्मिनल गति से है, वो एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे P9 पार्किंग है। वज़ू करने की जगह, गुस्ल भी करने की जगह है और एहराम पहनने के लिए भी जगह है। ये लेडीज सेक्शन है और उसके बाजू में मर्द सेक्शन है। काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पर आ सकते हैं, वज़ू वगैरह गुस्ल वगैरह करके एहराम पहन कर यहीं से डिपार्चर के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप 5 घंटा पहले या 6 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर का जो मेन डिपार्चर का सेक्शन है वहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते। तो आप आराम से P9 पार्किंग में जा सकते हैं, वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम रहता है लेडीज़ के लिए, वहाँ रुक सकते हैं, खाना वगैरह जो भी है खा सकते हैं, एहराम चेंज कर सकते हैं। इंतज़ाम काफ़ी अच्छा होता है, वॉशरूम वगैरह का भी इंतज़ाम रहता है, उधर पानी का इंतज़ाम होता है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और जब एहराम बांध लेते हैं, तो फाइनली हमने एहराम पहन लिया यहाँ पे। अभी इंशाल्लाह हम फ्लाइट की तरफ रवाना होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये छोटा सा प्रेयर रूम है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे वज़ू भी करते हैं लोग। कुछ आदि लोगों को समझा रहे हैं, और ये हाजिर इमाम है यहाँ पे, ये अम्मा पे सबकी हेल्प करते रहते हैं। ये है मस्जिद जहाँ पे एहराम पहन वज़ू करते हैं। आप देख सकते हैं लोग वज़ू कर रहे हैं यहाँ पे और नमाज भी पढ़ रहे हैं, एहराम भी पहन कर रहे हैं लोग। है मस्जिद एयरपोर्ट की प्रेयर रूम है यहाँ पे। ये जो सेक्शन आप अभी देख रहे थे जब नमाज के लिए और वज़ू के लिए, ये जब आप लोगों का इंशाल्लाह इमिग्रेशन वगैरह होगा उसके बाद का जो बोर्डिंग गेट्स का एरिया आता है, तो हर बोर्डिंग गेट के पहले एक छोटा सा प्रेयर रूम जैसा होता है। वज़ू के लिए वहाँ जगह होती है, आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। और एहराम चेंजिंग के लिए आपने देखा वहाँ पे इतने अच्छे से इंतज़ाम नहीं है, तो हम लोग ये राय देते कि आप P9 पार्किंग से ही एहराम चेंज करके जा सकते हैं। अब सऊदी फ़्लाइट में हाजियों की सहूलत के लिए अच्छी बात यह है कि एक छोटी सी प्रेयर जगह होती है। अगर किसी को एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला, 2 रकात नफिल नमाज जो एहराम की नियत से पढ़ते हैं, अगर उसका मौका नहीं मिला तो वो फ़्लाइट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर हाजी जो है वो फ़्लाइट में ही जाके नमाज़ पढ़े, क्योंकि जगह काफ़ी छोटी होती है। सऊदी एयरलाइंस का जहाज़ है और अक्सर हज कमेटी से जाने वाले हाजियों के लिए सऊदी एयरलाइंस की ही फ़्लाइट होती है। तो ये एयरलाइंस में प्लेन में फ़्लाइट में सबसे पीछे का इलाका है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जगह होती है। तो अगर फ़्लाइट में नमाज़ पढ़ने का वक्त हो जाता है तो हाजी जो है यहाँ पे 2-2, 3-3 की जमातें बना के नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू करने के लिए भी जो है वो वॉशरूम काफ़ी छोटा होता है, तो आप फ्लाइट में बैठने के पहले जो है वो वज़ू से रहें, और अगर फ्लाइट में वज़ू करने की ज़रूरत पड़ी तो कम से कम पानी इस्तेमाल करें।
और ज़्यादा बाथरूम के अंदर जो है वो वॉशरूम के अंदर नीचे गीला ना करें। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मुश्किल से 2 लोग या 3 लोग खड़े हो सकते हैं। और होता है ऐसे कि हर हाजी चाहता है कि भाई हम फ़्लाइट में नमाज़ पढ़े, वो पता नहीं अलग ही सोच रहती है लोगों की। तो इसलिए गुजारिश यही है कि भाई अगर एयरपोर्ट पे ही मौका मिले वहीं पे अपनी अपनी नमाज़ अदा करें। जहाँ अगर किसी की मजबूरी है, कोई लेट पहुँचा है या जो फ़्लाइट में जो बैठने का टाइम हो चुका है बोर्डिंग का, अगर उनको नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो फ़्लाइट में अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। केटरिंग सर्विस से रिलेटेड जो अभी क्वेश्चन चल रहे थे कि खाने का तो कुकिंग जो है वो फ़िलहाल अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक केटली जो है जिसमें पानी गर्म हो सकता है, चाय बन सकती है, इलेक्ट्रिक केटल अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कुकर या फिर इंडक्शन, ये अभी फ़िलहाल जो हम लोगों के नॉलेज में वो अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी खाने की चीज़ें जो है आप ड्राई अनाज जैसा चावल दाल वगैरह ये सब नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो सूखा आइटम है जैसा ड्राई फ्रूट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, अपना पुणे का जो फेमस चूड़ा मिलता है वो हो गया, या फिर रोट हो गए, आप ऐसे ड्राई आइटम्स लेके जा सकते हैं अपने साथ में। बाकी अनाज जो है या फिर ऑयल वगैरह ये स्ट्रिक्टली इस बार से प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट में आ चुके हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे लेके गए, आपके बैगेज में अल्लाह ना करे वो मिला, तो वो आप पे बैग खोलने लगाएंगे और सब सामान वो निकाल के फेंक देंगे। आपकी फ़्लाइट जो होगी वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट होगी, ठीक है। सऊदीया का टाइम ध्यान दीजिए आप कि सऊदी जो है इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। अब अगर हमारे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 4:15 बज रहे, तो वहाँ पे तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा होगा, तो 2.5 घंटे का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे रात में से आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है, तो 8 बजे के हिसाब से अगर आप 4 घंटे की फ़्लाइट, आपका 4 घंटे का शेड्यूल टाइम है, तो इंडिया टाइम के हिसाब से आप रात में 12 बजे पहुँचोगे, लेकिन सऊदी टाइम के हिसाब से आप रात में 9:30 बजे वहाँ पे इंशाल्लाह लैंड करोगे। तो ये ध्यान देना, वरना हाजी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हम रात में 8 बजे पहुँच गए और 9:30 बजे उतर गए, तो 1.5 घंटे में कैसे क्या पहुँच गए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ऑप्शन और एक ये भी रहता है कि हमको फ़्लाइट में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाजियों के लिए जो भी हाजी फ़्लाइट जा रही है, हज की फ़्लाइट जा रही है, हर फ्लाइट में हाजियों को खाना मिलता है, जाते वक्त और आते वक्त। एक मील कंपलसरी होता है। अब दूसरा जो है वो डिपेंड करता है उस वक्त पे फ़्लाइट वाले आपको देते या नहीं देते। वो ज़रूरी नहीं है, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट एक प्रॉपर मील जो है वो हर हाजी को मिलता है। हाँ, एहराम की हालत में हो गए आप लोग, तो जब फ़्लाइट में आपको खाना मिलेगा तो आप लोगों को एक वेट टिश्यू का पैकेट भी साथ में मिलता है। वो वेट टिश्यू के पैकेट को ध्यान देना, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, और अगर हम एहराम की हालत में तो खुशबू मना है। अगर अल्लाह ना करे खुशबू लग गई तो दम वाजिब होता है, इसलिए वो ध्यान देना। अगर विदाउट खुशबू का है, सिर्फ गीला वेट टिश्यू है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुशबू वाला है तो उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। हाँ, या फिर नॉर्मली देखो ऐसे भी होता है कि जब हम फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ करने के आधे घंटे में हमको खाना मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारी मीकात जो होती है, मीकात तकरीबन ऐसे कि 2.5 से 3 घंटा का डिफरेंस होता है, 2.5 से 3 घंटा दूर होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप एहराम पहन ले, नमाज़ पढ़ ले एयरपोर्ट पे 2 रकात नफिल नमाज, फ़्लाइट में आके बैठ जाए, खाना वाना खा ले, आराम से फारिग हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप फिर नियत कर ले, ताकि जो भी छोटी गलती है वो आप लोगों से ना हो। फिर जो हाजी इंडिया से मदीना जा रहे हैं उनको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो एहराम की हालत में नहीं होंगे। हाँ, जो इंडिया से जिद्दा जा रहे हैं उनको ये सब बातों का ध्यान देना है, क्योंकि उनको उम्रा की नियत करनी होगी, एहराम की नियत करनी होगी। जो इंडिया से जो जा रहे हैं उनके लिए मीकात होगी यलमलम, ठीक है। और वज़ू में रहना ज़रूरी है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ, वज़ू में रहना ज़रूरी नहीं है। और एक सवाल आता है, वो जो टेट्रा पैक का जूसेस मिलते हैं, अगर एहराम की हालत में तो वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो अगर टेट्रा पैक के जूसेस है तो वो पी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफिक खुशबू वगैरह नहीं होती है, तो आप वो पी सकते हैं।
इंडिया से मदीना जो फ़्लाइट जा रही है वो ऑलरेडी बता दिया है कि एहराम नहीं पहनना होगा आपको। और मदीना में जो आपका स्टे होगा, अब जैसे ऑलरेडी मुजम्मिल भाई ने पहले बता दिया है, आप शॉर्ट पैकेज में है तो उनका तो बहुत कम वक्त होगा, बट अगर लॉन्ग पैकेज में भी है, लॉन्ग पैकेज में अगर आप 35 डेज़ है या 40 डेज़ है या 45 डेज़ है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। मदीना में आपको हर एक हाजी को स्टे मिलेगा 8 दिन का। 8 दिन से ज़्यादा किसी हाजी को स्टे नहीं मिलता है मदीना में। ओके, अब वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से तो ठीक है, इंडिया से आप फ़्लाइट से जिद्दा पहुँच गए या मदीना पहुँच गए, अब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा? तो आप अगर यहाँ से मुंबई से जिद्दा जा रहे हैं तो जिद्दा एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करोगे, ठीक है, तो जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वो एयरपोर्ट में ही बना हुआ है, एयरपोर्ट के बेसमेंट में है। आप जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर आते हो, एग्ज़िट गेट की तरफ आते हो, वहाँ पे मौलम जो है और इंडियन हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको गाइड करेंगे, आपको बेसमेंट के रास्ते से आपको ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएंगे। तो जिद्दा से मक्का का जो सफ़र होगा वो इंशाल्लाह 100% जो है ट्रेन से ही होगा। फिर जब आप मक्का में स्टेशन पे पहुँचोगे, वहाँ से आपका बस सफ़र स्टार्ट होगा आपके होटल तक, अजीज़िया में जो जहाँ पे बिल्डिंग होगी। अब अजीज़िया इलाका है आप लोगों को मिलेगा, या फिर दूसरा जो है अल नसीम, जहाँ पे आपका अकोमोडेशन मिल सकता है। 2 एरिया है, एक अजीज़िया और एक अल नसीम। तो जहाँ भी आपका अकोमोडेशन होगा तो मक्का स्टेशन से आपके अकोमोडेशन तक आपको बस सर्विस मिलेगी। इसके अलावा हज के जो 5 दिन या 6 दिन होते हैं, अजीज़िया से मीना जाना, मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, ठीक है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको आपका जो मीना में खेमा है वो कहाँ मिलता है। अगर आपका खेमा जो है वो मेट्रो स्टेशन के करीब है तो आपको मेट्रो स्टेशन के कूपन्स मिलेंगे, टोकन मिलेगा, या अगर आपका मेट्रो स्टेशन से काफ़ी दूर है तो आपको बस सर्विस मिलेगी। ये बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपको मेट्रो स्टेशन का पास मिला, मेट्रो स्टेशन का टोकन मिला, तो आपको मेट्रो से ही जाना होगा, आप बस से नहीं जा सकते। और जिनको टोकन नहीं मिला है उनको बस से ही जाना होगा, वो मेट्रो से नहीं जा सकते, ठीक है। मुज़दलिफ़ा से जमरात जो आना होगा, जो हाजी बस से जा रहे हैं उनको उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस नहीं मिलेगी, उनको वॉकिंग आना होगा मुज़दलिफ़ा से जमरात के लिए, जो 10 तारीख की रमी होती है। जिनको मेट्रो मिला है वो मेट्रो से आ सकते हैं। इसके अलावा मक्का से जब मदीना भी जाना होगा तब भी आपको बस से लेके जाएंगे। अभी इस साल हो सकता है इंशाल्लाह आपको ट्रेन से लेके गए, बिकॉज़ पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, कुछ हाजियों को बस से लेके गए थे और कुछ हाजियों को मक्का से मदीना ट्रेन से लेके गए थे। बट इंशाल्लाह हम लोग ने इस बार ये सुना है कि इंशाल्लाह सारे हाजियों को मक्का से मदीना ट्रेन से ही लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद वहाँ से मदीना से जो मदीना एयरपोर्ट लेके जाएंगे वो बस से सफ़र होगा, और फिर मदीना से इंशाल्लाह फ़्लाइट जो आएगी इंडिया आएगी। वैसे ही जो हाजी पहले मदीना जा रहे हैं तो वो मदीना एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे तो मदीना एयरपोर्ट से उनके होटल जाने तक उनको बस सफ़र मिलेगा। फिर उसके बाद मदीना से मक्का वो बस से आएंगे। उसके बाद मक्का में जैसे अभी हमने जो हज के 5 दिन या 6 दिन का जो ट्रांसपोर्टेशन का बताया वो वैसे ही चलेगा। अब सवाल आता है लगेज का। जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, ठीक है, तो आपको अपना लगेज जो है वो ढूंढने की या बेल्ट पे से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको सिर्फ आपका हैंडबैग जो है जो आपने फ़्लाइट में लिया होता है बस वो कैरी करना होता है। लगेज जो है वो आपके रूम तक पहुंच जाता है, तो आपको लगेज बेल्ट पे ढूंढने की या लगेज का वेट करने की वो सब की ज़रूरत नहीं। इतना ध्यान दीजिए कि आपने आपके बैग्स के ऊपर लेबल जो है जिसमें आपका नाम, आपका कवर नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, फ़्लाइट का नंबर, और जब आपको आपके पास अकोमोडेशन डिटेल्स आएगी कि जिसमें अजीज़िया में बिल्डिंग नंबर होता है और रूम नंबर होता है, ये चीज़ें आप क्लियरली उस लेबल में मेंशन करना। और हर लेबल, हर एक बैग के लिए कम से कम 2 लेबल लगाना, ताकि अगर एक फट भी गया तो दूसरा रह जाए, ठीक है। और बैग को प्लास्टिक क्लिंग रैप से रैप करना ताकि वो लेबल अच्छे से रहे। हाँ, प्राइवेट वालों के लिए ये नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वालों का जो है वो उनको खुद को करना होगा। ये सिर्फ जो हज कमेटी से जा रहे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी मिलती है। अब रहा ओरिजिनल पासपोर्ट के लिए, तो ओरिजिनल पासपोर्ट का ऐसे है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंच गए, एयरपोर्ट से आप मक्का पहुंच गए, मक्का से आप अपने बिल्डिंग में पहुंच गए अजीज़िया में, अगर अजीज़िया में लोकेशन है या अल नसीम में, आप अपनी बिल्डिंग में पहुंच गए, तो बिल्डिंग के नीचे जैसे ही बस पहुंचती है वहाँ पे मौलम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वॉलंटियर होता है, वो बस में आते हैं
और आगे हर एक हाजी का पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पासपोर्ट अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे आपका पासपोर्ट लिया जाएगा। उसके बाद पूरे हज के सफ़र में आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं होगा, तो आपको ये करना है कि पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी बना के अपने पास रखनी है साथ में, ठीक है। और जब आप मक्का से फिर मदीना का सफ़र करेंगे तब आपको बस में फिर से आपको आपका पासपोर्ट दिया जाएगा, और जैसे ही आप मदीना पहुंचोगे आपका पासपोर्ट फिर से लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी मदीना से रवानगी होगी एयरपोर्ट के लिए, जब आप जाके बस में बैठोगे तब आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। हेल्थ कार्ड रिलेटेड, अब हेल्थ कार्ड हमको कहाँ कहाँ काम आता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आप सबको पता ही है। एक तो हम लोग ने मेडिकल स्क्रीनिंग किया है, नेक्स्ट हम लोग ने वैक्सीनेशन किया है, उसके बाद उस पर अभी भी एक काम बाकी है, ट्रेनर्स का सिग्नेचर, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को करके जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड भी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी अपने पास हमेशा साथ रखना, ठीक है। ध्यान देना कि वो गुमे नहीं, बिकॉज़ उसमें मेडिकल डिटेल्स जो है वो आपकी वहाँ पे स्टोर्ड है हेल्थ कार्ड में। अगर अल्लाह ना करे वहाँ जाके किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर सबसे पहले आपका हेल्थ कार्ड चेक करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने डिटेल्स फिल की हुई है उसके हिसाब से आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा फिर, और जो भी दवाई वगैरह जो भी आपको देंगे वो उस हेल्थ कार्ड में नोट करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड का ध्यान दीजिएगा। और अगर चाहिए तो उस हेल्थ कार्ड जब आपको अभी मिलेगा तो उसकी जो फ़ोटोज़ है वो अपने व्हाट्सएप पे या फ़ोन में स्टोर कर लेना। ये पुराना था, जिद्दा से मक्का की जो जर्नी थी वो बस से होती थी, लेकिन इस बार से ट्रेन से होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेल इंडियन हज मिशन कुल मिलाकर 200 आने वाले जनरल जनाब फहद अहमद खान किराम मौजूद थे। इंसाद हज कमेटी से आने वाले हुज्जाज किराम की मौजूदा तादाद 1,22,518 होगी। कौंसल जनरल जनाब फहद अहमद खान सूरी और कौंसल हज जनाब मोहम्मद अब्दुल जलील ने आज जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया। हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम को जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा हाई स्पीड ट्रेन के जरिए लाया जा रहा है। कौंसल जनरल ने हुज्जाज किराम के साथ बजरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा का सफर तय किया और हुज्जाज किराम से मुलाकात की। 300 की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड हरमैन ट्रेन पर सवार होने के बाद हुज्जाज किराम काफी खुश नजर आए। वाज़ेह रहे कि जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले तमाम हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम को बजरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा लाया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद मक्का मुकर्रमा की जानिब हुज्जाज किराम की आमद का सिलसिला जारी है। हुज्जाज किराम को चाहिए कि बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त नुसुक कार्ड जरूर अपने साथ रखें। रास्ते में कहीं भी पुलिस आपके नुसुक कार्ड को चेक कर सकती है, और इस वक्त हरम शरीफ और मशाइर मुक़द्दसा में दाखिल होने के लिए भी नुसुक कार्ड का होना इंतहाई ज़रूरी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन और उसके तमाम शोबों के साथ साथ तमाम ब्रांचें, डिस्पेंसरी व सिम कार्ड रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस है कि सिम कार्ड कहाँ ले, कौन सा ले। सबसे पहली बात, जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे वहाँ पे बिल्कुल भी सिम कार्ड नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि सिम कार्ड जब आप लोगे वहाँ पे वो एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन बाद में अगर वो नहीं चला तो आप फिर वापस एयरपोर्ट नहीं जा सकते हो। जो जिससे भी आपने सिम कार्ड लिया है उसको आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि एयरपोर्ट पे आप सिम कार्ड ना लें। आप जब अपने बिल्डिंग में पहुंचोगे, अजीज़िया में या अल नसीम में, ठीक है, वहाँ पहुंचना, वहाँ बिल्डिंग में भी नीचे जो है वहाँ के जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके बूथ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उस बूथ से ले, या फिर जब आप मस्जिद हरम जाओगे, मस्जिद हरम के करीब में भी बहुत सारे काउंटर्स हैं, तो काउंटर्स पे से सिम कार्ड ले। मतलब 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे रास्तों पे दिखेंगे, उनसे बिल्कुल ना लेना। पहला, एक तो वो डबल चार्ज करेंगे, और दूसरा गारंटी नहीं कि वो सिम कार्ड कितने दिन चलेगा। तो इसलिए फंसने से अच्छा है आप सही जगह से आप सिम कार्ड ले। आप प्रॉपर काउंटर पे जाके लोगे, आपको वहाँ पे प्लान्स दिखेंगे, ठीक है,
कि इंटरनेट का पैकेज क्या है, कॉलिंग का पैकेज क्या है, इंटरनेशनल कॉलिंग का पैकेज क्या है, उस हिसाब से आप काउंटर पे ही जाके लें। और वहाँ पे जो बेस्ट नेटवर्क जो बोला जाता है वो है STC। STC के बाद जो नेटवर्क आता है वो है मोबिली, उसके बाद एक है ज़ेन। तो ये 3 मोबाइल ऑपरेटर्स वहाँ पे है, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन STC ऐसे है जो हर जगह पे जिसका अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क वहाँ पे आता है। यहाँ से जाने के लिए आप ऑप्शन एक ये कर सकते हो कि आपके जो ऑलरेडी यहाँ के नंबर है उसके ऊपर आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हो, भले वो 1 हफ़्ते के लिए क्यों ना हो, 1 हफ़्ते के लिए इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लो, ताकि जब आप वहाँ पहुँचो तो यहाँ अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सिम कार्ड लेने में आपको कम से कम 1 से 2 दिन जाएगा वहाँ का सिम कार्ड लेने में। आप पहुँचने के साथ तुरंत तो सिम कार्ड नहीं लोगे, तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करके जाना, तो आपका फ़ोन चालू रहेगा, ठीक है। उसका नॉमिनल एक कुछ पैकेज आता है, वो आप 1 हफ़्ते के लिए भी कर सकते हो, ताकि 1 हफ़्ता यूज़ करके वो इंटरनेशनल बंद हो जाएगा और आप वहाँ का सिम कार्ड खरीद सकते हो। वहाँ के सिम कार्ड का भी एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि 28 दिन का पैकेज आता है, 4 वीक्स का। और नॉर्मल अगर ऐसा देखा गया तो हमारा हज जो है वो तकरीबन 5 हफ्ता 6 हफ्ते का होता है। तो अगर आप यहाँ से ऑलरेडी 1 हफ़्ते का पैकेज करके जा रहे हो तो 1 हफ़्ता आपका ये हो गया, वहाँ से आपने ऑलरेडी 4 हफ़्ते का प्लान ले लिया तो आपके 5 हफ़्ते ऐसे होते। वरना अगर आप जाने के साथ ही सिम कार्ड ले लोगे तो आपके 4 हफ़्ते पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में आपको फिर से और नया रिचार्ज करवाना होगा जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इसलिए 1 हफ़्ता यहाँ से पहले रिचार्ज करके जाना इंटरनेशनल रोमिंग का, एंड फिर उसके बाद वहाँ जाके सिम कार्ड लेना। और जब आप होटल पहुंच जाओगे अपनी, जो जिद्दा जा रहे हैं पहले, क्योंकि उनको उम्रा करना होगा, एहराम की हालत में होगे, तो जब आप होटल पहुंचोगे तो पहुंचने के साथ उम्रा करने की घाई नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना उम्रा करने की, क्योंकि सबसे पहले तो जो ट्रैवल हुआ है उसकी थकान होगी। एक तो आप लोगों को पहले पुणे से मुंबई जाना है, जो तकरीबन अभी एक्सप्रेस वे का जो हाल आप देख रहे हो 4 से 5 घंटा लग ही जाता है एयरपोर्ट पहुँचने में। अगर ट्रैफिक, अल्लाह ना करे ट्रैफिक मिले तो ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। तो एक तो पहले ये ट्रैवलिंग की थकान होगी, उसके बाद आपकी जो फ़्लाइट है मुंबई से जिद्दा की, वो ट्रैवल अलग होगा आपका, उसके बाद फिर जिद्दा से मक्का, फिर मक्का से अपने बिल्डिंग तक जाना। तो इसलिए पहुंचने के साथ उम्रा करने की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आराम कर ले, आराम करने के बाद चाहिए तो 1 2 से 3 घंटा आराम कर ले, उसके बाद फिर आप उम्रा करने जा सकते हो। बिकॉज़ बहुत से बार ऐसे होता है कि पूरा रात जो है आपको जागना होता है, या पूरा रात जो है आपकी ट्रैवलिंग में चले जाती है, क्योंकि अगर सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है तो आपको यहाँ से पूना से रात में तकरीबन 8 बजे या 9 बजे निकलना है, या फिर अगर सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है तो रात में 12 बजे निकलना है। तो पूरा रात जो है ट्रैवलिंग में चली जाती है, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें उम्रा करने की, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आराम कर ले, वहाँ का पहले मौसम भी देख ले, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी होती है, अपने यहाँ से ज़्यादा गर्मी वहाँ होती है, तो उस हिसाब से हाँ। और एहराम की हालत में हो गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एहराम का जो चादरें है वो आप बदली नहीं कर सकते, आप एहराम की चादरें चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कुछ गंदगी लग गई या ख़राब हो गया या पसीने से भीग चुकी है एहराम की चादरें, तो आप अपनी चादरें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हाँ ठीक है, बता दीजिए। सभी सच्चाई से ये स्पष्ट है कि अपने आप में सोचाएं कि इस तरीके से बात कर रहे हैं कि गिरने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये आपके तुरंत निकल नहीं लगता है, नकाम की भी निकल नहीं लगता है। तो उसके क्या करना है, इसके अलग हो गया है। उसके बाद में इस तरीके से स्कूल पे यहाँ पकड़े और यहाँ से उसको बाकी करें, अंदर निकल और थोड़ा सा बाहर निकालने की तरीके से देखने जाएगा कि स्क्रीन में इस तरफ से हुक को स्क्रीन के अंदर डालने और इसको टाइप करने यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये आप यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये सभी सच्चाई अपने हाथियों को इस तरीके से बताएं कि दूसरों को इस तरीके से करने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस बार बच्चे, ठीक है। पिछले साल का और इस बार मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अल्लाह ये नुसुक कार्ड रिलेटेड था
ये क्यों था, क्या था, ये हम आपको आगे बताते हैं। हज सुविधा ये एम्बार्केशन पॉइंट्स रिलेटेड है, जिसका वीडियो ऑलरेडी आपने देखा है, ठीक है। अब ये जो है डिस्टेंस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जिद्दा टर्मिनल से मक्का का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पहले जो बस से सफ़र होता था जिद्दा से मक्का, तो बस में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता था, कभी कभार 2 घंटा भी लग जाता था। लेकिन अब जो ट्रेन से ट्रैवल करने का स्टार्ट हुआ है सफ़र, पिछले साल भी था, इंशाल्लाह इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेन से तकरीबन 40 मिनट में जिद्दा से मक्का इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। ट्रेन से नहीं होता है। ये हाँ, ये पहला जो है काबे के सेंटर पॉइंट से जो मीना का डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 8 किलोमीटर जो होगा वो आपका अजीज़िया होगा, हरम से, मस्जिद हरम से अजीज़िया का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का होगा। अजीज़िया से जो मीना का डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर का होगा। फिर मीना से जो अरफात का डिस्टेंस है वो तकरीबन 16 किलोमीटर का है। अगर आप पैदल जाते हो तो 16 किलोमीटर पैदल जाने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते में आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। फिर अरफात से जब मुज़दलिफ़ा आना है तो वो तकरीबन 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 9 किलोमीटर आने के लिए तकरीबन 3 घंटे कंप्लीट लगते हैं, 3 से 3.5 घंटे। और फिर मुज़दलिफ़ा से मीना जो है वो 7 किलोमीटर का है, और मीना से जो है जमरात वो 1 किलोमीटर से लेके 2 या 2.5 किलोमीटर के रेंज में डिफ़र करता है, कि मीना जो है वो काफ़ी हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में हो। वहाँ से जमरात का जो डिस्टेंस है, इसलिए वो रेंज में बता रहे हैं हम कि 1.5 किलोमीटर से लेके 2.5 किलोमीटर का जो रेंज है। और मक्का से मदीना का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर का है। अब जो एम्बार्केशन पॉइंट पे आपको जो जाना है हज हाउस, आपकी फ़्लाइट से 1 दिन पहले जो हज किट आपको मिलेगा, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि इस बार आपको पासपोर्ट जमा करना नहीं पड़ा, तो पासपोर्ट ऑलरेडी आपके पास है। अब आपको जो चीज़ें मिलेगी वो मिलेगा वीज़ा की कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है, ये उस किट में मिलेगी आपको एक वीज़ा की कॉपी। उसके बाद ई ब्रेसलेट। अब ई ब्रेसलेट ऐसे है कि कुछ टाइम पहले तक ई ब्रेसलेट मिलता था, और तो लेडीज़ के अंदर भी कोई म्यूजिक गेट रखा हुआ है, तो लेडीज़ में वॉलंटियर कोई आके वो किट सामने सब लेडीज़ को कुछ टाइम पहले तक ई ब्रेसलेट मिलता था, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा स्टील का कड़ा मिलता था जिसपे आपका नाम, ठीक है, एक QR कोड होता था। अगर वो स्कैन करते थे तो आपके जो हज सुविधा ऐप में जो आपकी डिटेल्स दिखती है वो इन्फॉर्मेशन सारी मोबाइल पे आती थी, और कवर नंबर और कंट्री का नाम। तो ऐसा एक कड़ा मिलता था। बट इस साल से ये कड़ा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस साल से आप लोगों को कुछ इस तरीके की स्मार्ट वॉच मिलेगी। इस स्मार्ट वॉच में सिम ऑलरेडी होगा, आपको अलग से इंटरनेट स्मार्ट वॉच के लिए कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो वॉच में हज सुविधा ऐप ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। वो ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। बाकी उसमें और भी जो दूसरे फीचर्स है वो आप लोग बाद में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं स्मार्ट वॉच मिलने के बाद। तो इस साल से ये कड़ा नहीं मिलेगा, कड़े की बजाय आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी। जो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, कड़े की बजाय आपको स्मार्ट वॉच मिलेगा। दूसरा एक मिलेगा आपको बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास जो मिलता है वो कुछ इस तरह से आपको सऊदी एयरलाइंस की तरफ से एनवेलप में मिलेगा, ठीक है। आपको 2 एनवेलप मिलेंगे। ये कुछ इस तरीके का बोर्डिंग पास होगा आपका। 2 एनवेलप मिलेंगे। एक में जो है, एक में आपका जाने का बोर्डिंग पास होगा, एक में आपका रिटर्न बोर्डिंग पास होगा। तो जैसे ही आपको किट मिलेगा, रिटर्न का जो है रिटर्न बोर्डिंग पास आपको संभाल कर अपने बैग में रखना होगा, क्योंकि बोर्डिंग पास आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो आपको अपने बोर्डिंग पास की हिफाजत करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये जैसे
बैग्स आप चेक इन कर दोगे तो आपको बैग्स के स्टिकर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपको आई कार्ड मिलेगा इस तरह से। अब उस वीडियो में जो उन्होंने बताया ये वैसे ही किया था बिल्कुल, क्योंकि ये जो क्लिप है आई कार्ड के ऊपर जो क्लिप लगा हुआ है इसमें से निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो वो निकल जाता है या फिर जो गैप का लूप दिया हुआ है वो टूट जाता है। इसलिए ऑप्शन ये दिया था कि आप रिबन को जो है इस तरह से बांध सकते हो, जैसे आपने वीडियो में देखा था इस तरह से बांध सकते हो। तो ये आपका जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया का आई कार्ड मिलेगा आपको, ये एक आई कार्ड। और दूसरा जो नुसुक आई कार्ड की बात होती है, नुसुक आई कार्ड जो है कुछ इस तरह से होता है, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, सिर्फ फ़ोटो होता है, ठीक है। उसके नीचे नाम होता है, कंट्री का नाम होता है और एक QR कोड होता है। तो QR कोड स्कैन करने पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, आपका वीज़ा नंबर क्या, वीज़ा टाइप कौन सा है, जो हज वीज़ा होता है, वीज़ा की वैलिडिटी क्या है, वो सारी डिटेल्स स्कैन करने पे आ जाती है। तो ये 2 आई कार्ड जो है ये आपको कंपलसरी वहाँ पे पूरे सफ़र में पहने रखना होगा, क्योंकि ये आई कार्ड बताएगा आप कौन सी कंट्री से है। तो वहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो वॉलंटियर्स है उनको आपको ढूंढने में या हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इससे वो पहचान सकते हैं ओके ये हाजी इंडिया से है। दूसरा आपका नुसुक कार्ड, अगर वहाँ की पुलिस ने आपको कभी भी पकड़ा तो आपके पास नुसुक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना नुसुक कार्ड के आपको हरम में एंट्री नहीं मिलेगी। हमने हमारी आंखों से देखा है हाजियों ने गलती से नुसुक कार्ड जो है अपने रूम पे छोड़ दिया, अजीज़िया में रूम पे छोड़ दिया, बस में बैठ गए और हरम आ गए, उनको अंदर मस्जिद हरम में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मस्जिद हरम के पहले के जो बाहर के जो रास्ते हैं, सहन के पहले के बाहर जो रास्ते हैं वहीं पे चेक पॉइंट्स लग जाते हैं, वहाँ पे चेकिंग होती है। अगर नुसुक कार्ड है तो ही अंदर एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलती है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली ले, नुसुक कार्ड और एक ये हज कमेटी का आई कार्ड, ये दोनों आपके गले में होना बहुत ज़रूरी है हर वक्त। नुसुक कार्ड के साथ साथ आप लोगों को इस तरह से एक बैंड मिलेगा। अब इस बार ग्रीन कलर का है, हो सकता है ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर ग्रीन कलर का था, इस बार हो सकता है कुछ कलर चेंज हो जाए या डिज़ाइन कुछ चेंज हो जाए। इस बैंड पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक QR कोड है। ये QR कोड आपके नुसुक कार्ड से लिंक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, नुसुक कार्ड के लिए एक ये बात बतानी थी कि बहुत से हाजियों का ये प्रॉब्लम हो गया था कि जैसा वॉशरूम चले गए, वॉशरूम में बहुत बार होता है हम गले में का जो एहराम की चादर है वो निकाल देते वज़ू के लिए, कार्ड निकाल देते, रख देते, और बहुत बार हुआ है ऐसा कि हाजी भूल जाते हैं। तो नुसुक कार्ड पे क्या करना है, आपको पेपर टेप आती है, पेपर टेप का एक टुकड़ा पीछे लगाना है और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो उससे आसानी क्या होती है कि अगर किसी हाजी को मिलता है तो वो आपको कांटेक्ट करके बता देते हैं कि भाई आपका नुसुक कार्ड यहाँ पे रह गया है या छूट गया है, आप आके ले लीजिएगा। तो पीछे जो है, पीछे आप एक पेपर टेप लगा सकते हो, उसके ऊपर अपना कांटेक्ट नंबर लिख सकते हो। ये जो बैंड है ये भी एक नुसुक बैंड है जो आप, अच्छा नुसुक कार्ड और नुसुक बैंड जब आप वहाँ पे अजीज़िया में अपनी बिल्डिंग में पहुँचोगे तब आपको मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको ये हज कमेटी के किट जो है जिसमें आई कार्ड हो गया, वीज़ा की कॉपी होगी, स्मार्ट वॉच हो गया, उसके बाद इस तरीके का आई कार्ड जो हम बता रहे हैं आपको, आई कार्ड हो गया, बैग टैग्स हो गए, ठीक है, और अकोमोडेशन के स्टिकर हो गए, ये आपको मिलेंगे। नुसुक कार्ड और नुसुक बैंड जो है जब आप बिल्डिंग में पहुंचोगे तब आपको वहाँ पे मोहल्लेम जो है सर्विस सेंटर जो बोला जाता है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपको नुसुक कार्ड और बैंड्स मिलेंगे, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगे। ये बैंड का भी ध्यान देना, अपनी कंफर्टेबल जो आप जितना कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसको पहले ही एक ही बार में एडजस्ट करना, बिकॉज एक बार अगर ये लग गया हाथ पे तो निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है, वरना ये निकलता नहीं है। और अगर आपने तोड़ के निकाल दिया तो आप इसको हाथ में पहने कैसे रखोगे। तो ये एक बार अगर लॉक हो गया तो आप इसको निकाल नहीं सकते हो। तो इसलिए ध्यान देना, जब वो आके आपके हाथ में बांधेंगे वो बहुत जल्दी में रहते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे हाजियों का कंप्लीट करना होता है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से उनसे ले लेना और फिर आप चाहिए तो अपने हिसाब से बांध लेना इसको। इसमें होल्स दिए हुए हैं, जो साइज़ आपको कंफर्टेबल, जिस साइज़ में आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप लोग इसको लॉक कर देना, क्योंकि एक बार लॉक हो गया तो दूसरी बार ये निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी अगर इसको चाहो तो कोई देख सकता है लॉक होगा नहीं, क्योंकि वो लॉक टूट चुका है, हमने निकाल दिए थे हाथ से।
ठीक है। आज गाइड बुक भी मिलेगी तो बुक भी हाँ, एक आपको हज गाइड बुक मिलेगी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसमें पढ़ सकते हो। उसमें हज का तरीका भी लिखा हुआ है, हज के 6 दिन 5 दिन 6 दिन के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है। तो ये सारी किट आपको हज आपकी फ़्लाइट के 1 दिन पहला मिलेगी। कंटिन्यू करना है या कल करें? एक साइड लेंगे। स्टिकर का नहीं बोले तो लास्ट वाला स्टिकर का नहीं बोले। हाँ, स्टिकर बैक का स्टिकर। फिर इसके बाद टोटल अभी हमारे और इसके आधी से ज़्यादा पीपीटी बाकी है, तो इसमें इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। आज जो है वो बैगेज और सामान के लिए क्या क्या लेना है उस तारीख से अभी कवर करके बाकी भी इंशाल्लाह पहुँच करेंगे। अभी हमारे सभी भाई हैं वो इंशाल्लाह आगे की रोज लाइट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम समीर मेमन है और मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज हुआ है और हज ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था और सिलेक्शन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़म्मिल भाई ने और माज भाई ने आपको काफ़ी डिटेल दी है। जैसे एक ये जो स्टिकर है इसका रह गया था, तो ये स्टिकर भी आपको हज कमेटी जब आपको ये पूरा किट देंगी तो ये स्टिकर भी आपको उसके साथ मिलेगा। और आपके जितने भी हाजी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक हाजी के पास 2 बैग है तो ये 2 स्टिकर्स आपको मिलेंगे, 2 और एक आपका जो हैंड बैग है उसका एक स्टिकर। तो ये तीनों स्टिकर्स आपको अपने अपने बैगों पे लगाने हैं। और ये जो रहता है ऊपर ये आपका QR कोड वगैरह है, जो बोल रहे हैं ना हम लोग, जो लगेज टैग वगैरह होता है वो ये इससे स्कैन होता है। हाँ, हज सुविधा ऐप के ऊपर ये ऐड होता है। लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है जब ये फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही थी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मे बी इस साल होगा। बट इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो भी लगेज वगैरह वो ट्रैक कर सकते हो, उसका जो जितने भी लगेज आपने स्कैन कर लिए हैं वो सारे के सारे लगेजेस का लिस्ट आपके हज सुविधा ऐप में दिखता है कि आपके कितने बैग है और वो कहाँ पर है वो आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। ये स्टिकर्स का सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना कि इसका जो स्टिकिंग का कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपका कपड़े का बैग है उसके ऊपर स्टिकर ज़्यादा अच्छे से लगेगा, प्लास्टिक बैग में तो लग जाएगा। तो जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है वो अपने साथ कैरी करना ताकि आप इस स्टिकर के ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप लगा सकें, वरना वो बहुत जल्द निकल के गिर जाता है। ऐसे बहुत से आदमी का हुआ था, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट टेप कैरी करना साथ में, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। फिर ये जो है ये आपका जो आपको लगेजेस वगैरह ले जाने हैं तो आपके पास जो हर एक हाजी के लिए ये 2 आपके जो है 20-20 kg के 2 बैग्स होंगे लगेज बैग, और ये एक आपका हैंड बैग 7 kg का। तो आपको जो है वेट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वेट होगा आपका, जैसे आपके 20 kg अलाउड है एक बैग के अंदर, आपने उसको ज़्यादा फिलअप कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। फिर वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर आप लगेज काउंटर पे जाते हो और आपका बैग सबमिट करते हो वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे वेट करते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि हम जो यहाँ पर जो लगेज चेक करते हैं, हमारा जो वेट करते हैं वो और वो जो एयरपोर्ट पे होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हमारे यहाँ 20 किलो निकला है तो वहाँ पे वो हो सकता है ज़्यादा निकले। तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हम जब यहाँ पर वेट करेंगे तो 20 से कम रखें उसको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। देन इसका ये डायमेंशन है जो हर एक बैग का स्टैंडर्ड डायमेंशन हज कमेटी ने हमको बताया है, तो इस डायमेंशन के हिसाब से हमको हमारे बैग रखना है। अब ये कोई ये सोचे कि चलो 20 है टोटल, मेरे पास 40 kg है तो मैं एक बैग जो है वो 30 का ले लूँ, एक 10 का ले लूँ, वैसा नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपका वो 20 होना चाहिए। 20 के ऊपर रहा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका जो ये हैंड बैग है, ये हैंड बैग में आपको जो आपका अभी आपको क्या करना है कि अभी मुझे जाना है और ऑलमोस्ट मुझे एक 12 से 16 घंटे मुझे लगने वाले हैं पूना से लेके तो जिद्दा या मदीना पहुंचने तक। तो जो मेरे इम्पोर्टेंट आइटम मुझे लगने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मेडिसिन्स वगैरह है या मेरे डॉक्यूमेंट्स है या एक जोड़ी कपड़ा है या फिर मैं अभी एहराम की हालत में हूँ तो एक एक्स्ट्रा एहराम, वो सारा के सारा सामान जो है ये मेरा हैंड बैग के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि लगेज बैग का क्या होता है कि लगेज बैग आप जाओगे एयरपोर्ट के ऊपर, आप लगेज काउंटर के ऊपर वो दे दोगे, वो आपको स्टिकर ला के दे देंगे। अब वो बैग आपको कहाँ मिलेगा, जब आप आपके होटल में पहुँच जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मदीना पहुँचते हो या आप जिद्दा पहुँचते हो, वहाँ पर पहुँचने के एक 5-6 घंटे बाद
वो आपको बैग मिलेगा, फ़ौरन में आपको बैग नहीं मिलेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आपकी जो मेडिसिन है, आपको इंपॉर्टेंट मेडिसिन लगने वाली है, फिर वो आप ढूंढते बैठोगे कि यार अरे मेरी मेडिसिन थी, किसी की कोई जो पेशेंट है उनकी जो रेगुलर मेडिसिन होती है। तो ऐसा ना करते हुए हमारी जो लगने वाली मेडिसिन है वो हम लोग जो है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हम हमारे हैंड बैग में कैरी करें। इसके अलावा जो भी आपका पावर बैंक है या चार्जर्स वगैरह है, कोई अगर लैपटॉप वगैरह लेके जा रहे हैं साथ में, तो सारे के सारा सामान आपको आपके हैंड बैग में रखना है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, है ना, जैसे कि कोई लैपटॉप लेके जा रहा है या चार्जर्स है, पावर बैंक्स है, ये आपको कभी भी आपके लगेज बैग में नहीं डालना है। वो अगर आप वहाँ पर जब लगेज बैग जमा करने जाते भी हो लगेज काउंटर पे, तो वो आपसे पहले पूछते हैं कि सर आपका इसके अंदर कुछ पावर बैंक या चार्जर या इस तरह के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो होगा ना तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात वो लगेज आपका छुई छूट जाता है, वो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये जो बैग है ये फला फला हाजी का है, इसके अंदर कुछ आइटम्स है जो निकालने हैं। तो वो बहुत भागा दौड़ी हो जाती है और बहुत ही अलग हेडेक है वो। तो इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो आपके लगेज बैग में नहीं रखने हैं, ठीक है। इसके साथ जब आप लगेज बैग आपका पैक हो गया, अभी क्या करना है कि अभी बहुत से हाजियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होंगी। तो आपके जो लगेज बैग है, वेरी फर्स्ट थिंग कि लगेज बैग जो है वो आपके थोड़े हैवी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। अभी क्या होता है कि चलो अभी एक बैग रखा हुआ है वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट वो बहुत मतलब पुराना टाइप का हो गया है। क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो लगेज बैग है ना, वो कैरी वगैरह करने में बहुत उन लोग क्या करते हैं, वो फेंकम फाक होती है वहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ कि आप जिद्दा में हो, अब आपको मदीना जाना है, या फिर आप मदीना में आपके 8 दिन हो गए, अब वहाँ से आपको जिद्दा आना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो लगेज बैग्स है वो एक ट्रक वगैरह में, ट्रॉली टाइप में वो लोग लेकर आते हैं। आपको जो है आपको बस में या आपको ट्रेन में बिठा देंगे और आपके जो लगेज बैगेज है वो लगेज बैग आपके एक ट्रक में वो लोग कैरी करते हैं। और क्या करते हैं ना कि आपको बोलेंगे कि चलो अभी आपको कल जो है या फिर 2 दिन पहले आपका नोटिस लग जाएगा कि आपको जो है अब आपका जो सामान है हमको 2 दिन बाद अभी जिद्दा के लिए रवाना होना है या हमको मदीना के लिए रवाना होना है। तो आप ये आपको डेट दे दी जाएंगी, वो जो आपका होटल का जो रिसेप्शन है वहाँ पे आपको नोटिस लग जाती है कि आपको जो सामान जो है ये नीचे ला के रखना है, फला फला डेट को हमको निकलना है। तो आप लोग क्या करते हो कि आपके जो भी लगेज बैग्स वगैरह है, जो भी आपको भेजना है, वो सामान आप नीचे रिसेप्शन में ला के रख देते हो। अब वो जो मोहल्ले के आदमी है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, वो क्या करते हैं कि उनके जो वर्कर्स है वो लोग आते हैं और ट्रक के अंदर थप्पी लगा के एक के ऊपर एक बैग रख देते हैं। अब उसमें क्या होता है अभी किसका, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैग जो है वो हल्का है और सबसे नीचे रखा हुआ है। अब उसके ऊपर बैग की थप्पी लगेंगे, एक बैग के ऊपर 10-12 बैग्स और लगेंगे, तो आपका बैग और दब जाएगा, वो टूटने के चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग मेक श्योर करें कि हमारा बैग जो है वो हैवी हो, है ना। और उसके बाद फिर जब हम जब एयरपोर्ट में बैग वगैरह डालते हैं तो वहाँ पर फेंकम फाक के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी हाजी लोग ऐसे थे कि जब वो बेल्ट के ऊपर उनके बैग्स आए तो बहुत टूटी हालत में थे, बहुत ख़राब हो गए थे बैग। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि बैग हमारा थोड़ा हैवी क्वालिटी का हो। और अभी से हम लोग जो है उसकी हमारी बैग की तैयारी करना शुरू कर देवे, जो भी सामान वगैरह पुटअप करना है अभी से डाल देवे, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ छूटने के चांसेस ना हो, है ना। और जो लगेज बैग्स है उसको हमको क्या करना है कि उसको रैप करना है, उसको रैप करना ना भूलें। एयरपोर्ट के ऊपर आपको रैपिंग लगती है, जो भी आपकी जो लगेज बैग है उसको प्लास्टिक रैप लगती है। इंडिया से हम लोग जाते हैं जब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब हम वहाँ से रिटर्न आएंगे ना तो वो कंपलसरी है। अगर वो रैप नहीं होगा तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर वो रैपिंग करना पड़ेगी। आपका जो भी प्लास्टिक होती है वो आपके पूरे बैग को रैप करते हैं वो लोग, और फिर उसके अगर एयरपोर्ट पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो बेटर ये है कि हम जो रैपिंग का सामान है अपने साथ ले जाएँ, और यहाँ से जब करना है तो यहाँ से हम लोग रैप करके चलें, इसका हम लोग ध्यान रखें। ये जो हैंड बैग है उसको थोड़ा सा अपने खाने का आइटम रखना है, थोड़ा उसके थोड़ा ताकि हम रास्ते में हो जाए। अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी है, ये आखिरी स्लाइड लेंगे। उसके बाद जो है जो प्राइवेट से जाने वाले हैं वो थोड़ा सा रुके, ताकि जो दूसरे प्राइवेट से जाने वाले हैं वो उनका थोड़ा सा कोलैबोरेशन ग्रुप बन जाए। अगर कुछ मेडिकल वगैरह के हैं तो वो ले सकते हैं। ये स्लाइड लास्ट रहेगी, उसके बाद 5-10 मिनट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, अपने लास्ट का सेशन क्लोज करेंगे। उसके बाद अपने ऑलमोस्ट 24 स्लाइड्स और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह सब वक्त पे आइए तो वक्त भी शुरू करेंगे। ये आखिरी स्लाइड है।
तो ये हम लोग की स्लाइड है आज की। इसमें जो भी चेक लिस्ट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट और जो भी सामान हमको ले जाना है उसका ये एक जनरल लिस्ट बनाई हुई है, हम जो भी नॉर्मली लगता है हाजियों को। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कि भाई कुछ अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है तो अपने हिसाब से लिस्ट बनवा ले, लेकिन ये स्टैंडर्ड लिस्ट है। इसमें अभी आपका जो है टॉयलेटरीज वगैरह है या क्लॉथिंग वगैरह है, जो भी आपको इसमें क्लॉथिंग में जैसे एहराम का है आपको 1-2 सेट एक्स्ट्रा लेने हैं। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपको अभी 2 स्लाइड पहले जो भी किट वगैरह मिलने वाला था उस किट के साथ ये देखो, ये पासपोर्ट तो आपके पास ही है। अभी ये पासपोर्ट रखना है, हज वीज़ा की कॉपी रखनी है, बोर्डिंग पास है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा देखो ये आधार कार्ड का एक कॉपी अपने साथ रख लेना, ये आपको एज आईडी प्रूफ लगेगा वहाँ पर। हेल्थ कार्ड आपको ज़रूरी है, जब आप यहाँ से बॉम्बे एयरपोर्ट जाओगे और वहाँ पे भी आपको जब पहुँचोगे तो आपको ये हेल्थ कार्ड का पूछेंगे वो लोग, तो ये आपके साथ होना चाहिए। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी आप एक डायरी बना ले जिसके अंदर कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह है वो आप मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये आपके हैंड बैग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अब ये डॉक्यूमेंट तो ले लिया अब उसको मैंने लगेज में डाल दिया। अब वो लगेज में डालेंगे तो क्या होगा कि वो लगेज के साथ चला जाएगा और जब मुझे एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे। तो बेटर ये है कि इसको हम लोग हमारे हैंड बैग में रखें, ठीक है। फिर ये जो नॉर्मल सोप्स वगैरह है, शैम्पू है, टूथब्रश है, जो भी हमारा डेली यूज़ का सामान है ये उसका लिस्ट है। उसके अलावा फिर देन हमारे कपड़े हैं या फिर एहराम के 1-2 सेट हमको साथ में रखना है। एक तो हम लोग पहन के जाएंगे, जो जिद्दा जाने वाले हैं वो एहराम का पहनेंगे और 1-2 सेट हमारे साथ रखने हैं। देन अंडरगारमेंट्स है, टॉवेल्स वगैरह है, नाइट ड्रेस जो भी हमको लगते हैं, कंफर्टेबल हमारी स्लीपर्स वगैरह है, एहराम के बेल्ट है, ये सारा सामान हमको लेना है। तो हाँ, और स्लीपर्स में क्या होता है ना कि अभी नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि चलो अभी हज को जा रहे हैं तो नई चप्पल है तो अब वहाँ पर ही जाके निकालेंगे, वहाँ जाके यूज़ करेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि वो चप्पल काटने लगती है, अब उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब फिर आप चल नहीं पाओगे वहाँ पे। तो बेहतर ये है कि अब आप कोई नई स्लीपर ले रहे हो तो यहाँ पे 2-4 दिन पहले 8-10 दिन पहन कर उसको ट्राई कर ले हुए, ताकि आप उससे यूज़ टू हो जाए, है ना। नहीं तो फिर वो वहाँ पे जाके काटेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा और वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा है। तो स्लीपर एसेंशियल थिंग है, तो उसको यहाँ पे पहले आप टेस्ट कर ले। उसके अलावा फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो ड्राई ईटिंग, क्योंकि फूड का तो है नहीं वहाँ पे कुछ सवाल, तो आपको जो भी चूड़ा है, बिस्किट है, जैसे माज भाई ने बताया था वैसे आइटम्स आप जो है अपने साथ रख ले हुए। बुक्स है जैसे कुरान शरीफ है, दुआओं की किताबें हैं, जो भी लगने वाली किताबें हैं, आपको पता है कि मुझे वहाँ पे जाके क्या पढ़ना है, तो ये सारे किताबें जो है वो हम हमारे साथ रख ले हुए। साथ में एक डायरी भी हो, है ना, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाबा अभी क्या हुआ कि फ़ोन मेरा मिसप्लेस हो गया, फ़ोन गुम गया, अब क्या करें। तो मेरे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है वो एक डायरी में, एड्रेसेस वगैरह है या कॉन्टैक्ट नंबर है, अजीज़िया में मैं जा रुका हूँ उसका रूम नंबर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नोट डाउन करके एक डायरी मेरे पास रखूँ बैग के अंदर, है ना। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप आयरन ले सकते हो, प्रेस वगैरह करनी है, एक्सटेंशन है, यूनिवर्सल एडाप्टर। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा जो इंडिया में जो इस तरह के गोल वाले जो एडाप्टर पिन होते हैं वो वहाँ पे नहीं चलता है, तो उसके लिए हमको यूनिवर्सल एडाप्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडाप्टर हम लोग साथ में ले जाए, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको फिर जो भी आपका चार्जर वगैरह वो नहीं लगेगा वहाँ पे। इसलिए यूनिवर्सल एडाप्टर आपके साथ में रख ले हुए। सिम कार्ड आपको मिलेगा, उसकी जो पिन वगैरह है वो रिमूव वगैरह करने के लिए वो पिन ले लें। अम्ब्रेला आपको यहाँ से ही साथ में ले जानी है, वहाँ पे मीना में आपको मिलेगा, बट यहाँ से जाने के बाद मीना तक काफ़ी टाइम है और उसके बीच में आपको बहुत बार हरम शरीफ आना जाना है। तो आप ये ना सोचें कि चलो वहाँ पे तो मिलने वाला है तो मैं एक्स्ट्रा सामान क्यों कैरी करूँ। हमारा जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो साथ में रखें। उसमें अम्ब्रेला भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सीज़न जो गर्मी वगैरह बहुत होती है, आप अगर वॉकिंग करना है तो बहुत तकलीफ़ हो जाएंगी। इसलिए जो लाइट कलर की वाइट अम्ब्रेला है ना, थोड़ा डार्क ना ले, क्योंकि वो क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब करेंगे और आपको प्रॉब्लम होगा। और वहाँ पर जो है जो रेम्बो कलर की अम्ब्रेला है वो अलाउड नहीं है, वो लोग अलाउड नहीं करते। तो आप वाइट कलर की मेक श्योर कि जो वाइट कलर हो या लाइट कलर का अम्ब्रेला जो है वो हमारे साथ हो।
फिर ये जो हुक है, क्योंकि मीना के टेंट में क्या होता है ना, नॉर्मली आपको सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, आपका जो आपको स्पेस दे दिया जाएगा उसी के ऊपर आपको सामान रखना है। अभी इस साल वो बोल रहे हैं कि शेल्फ वगैरह लगाएंगे जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, बट इन केस अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, आप बेड के ऊपर आपका सामान रखोगे या फिर आप सोओगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये हुक है, रोप है, तो इससे क्या होता है कि हाजी लोग क्या करते हैं कि अपने बेड के ऊपर जो पिलर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे रोप बांध देते हैं और रोप में हुक लगा के वहाँ पे अपने बैग्स वगैरह लटका लेते हैं। तो मेक श्योर कि हमारे पास ये चीज़ें हो, पावर बैंक है, पाउच वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है। और अगर किसको स्पेक वगैरह लगा, चश्मा वगैरह है, तो एक्स्ट्रा चश्मा जो है अपने साथ ले, अगर वो एक घूम गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और अब वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह या फिर वहाँ पे नया चश्मा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि हम एक एक्स्ट्रा जो है पेयर हमारे साथ रख लें। हाँ, और वेट मशीन तो आपको साथ में रखना है, क्योंकि अभी यहाँ से तो हम लोग वेट करके चले जाएंगे, लेकिन जब रिटर्न में क्या होता है कि रिटर्न में हम लोग का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग खजूरें वगैरह लेते हैं या फिर बहुत सी शॉपिंग वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग का सामान जो है एक्सेस हो जाता है और लिमिट जो उतनी है, एक हाजी को 20-20 किलो के 2 बैग है, तो बेटर ये है कि जो हम वेट मशीन जो है साथ में रखें। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको बैटरी वगैरह लगती है, तो आप क्या करें, जैसा अभी मेरी वेट मशीन है उसके अंदर भी बैटरी लगती है, तो मैं क्या करूँगा कि वेट मशीन जो है वो मेरा लगेज बैग में जाएगा और बैटरी जो है मेरा हैंड कैरी में जाएगा। इस तरह से हमको कैरी करना है, ठीक है। ये लास्ट वाली स्लाइड है यहाँ, अब ये जो है ये फ्लाइट का वॉशरूम है, काफ़ी छोटा होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा की अच्छा होगा इस्तेमाल न करें, इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा सा काफ़ी लिमिटेड होता है, नीचे पानी वगैरह उसमें ना करें। और ये बस थोड़े से फोटोज़ वगैरह हैं और ठीक है। अभी अगला जो पॉइंट है वो मक्का में आपका अकोमोडेशन है, फिर मदीना में अकोमोडेशन है, फिर मक्का मदीना शिफ्टिंग के ताल्लुक से है, और मक्का मदीना आपको ज़ियारत कौन सी करनी है वो है, और फिर सऊदी ज़ियारत करेंसी के ताल्लुक से है, और व्हील चेयर वालों का एक पॉइंट है, और फिर 5 दिन का ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसे होगा, और इसके बाद क्या है, थोड़ा सा इमेजेस वगैरह है, फिर इंडिया आपकी वापसी में आपको क्या क्या करना है, और बुजुर्ग और लेडीज़ जो हैं उनको थोड़े से स्पेशल टिप्स हैं, और वहाँ पे सऊदी में आपको कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, कसर नमाज के ताल्लुक से कब 4 पढ़ना है 2 पढ़ना है, सऊदी के लोकल रूल्स क्या हैं, और फिर आपको सफ़र के आपको टोटल टिप्स है, आदाब वगैरह क्या है, और थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह हैं, वो सब इंशाल्लाह जो है वो कल के सेशन में कवर होंगे। तो कल सभी हजरात आप जो है वो बिल्कुल वक्त पे आइए, और पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ये पूरा वीडियो वगैरह डाली जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी 5 बज गए हैं, तो अगर क्वेश्चंस लेना है या कल ही कवर करना है, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस हाँ अभी तो जो हो रहा है उसी का सवाल करें, क्योंकि आगे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो वो जो है आप उसको कवर ना करें। ये अगर एक टोवर रेट के साथ 2 लोग जा रहे हैं, टोटल 3 लोग, तो तीनों को भी सिम कार्ड सेपरेट लेना चाहिए क्या? हाँ, सेपरेट। और दूसरा है कि इंटरनेट कनेक्शन कैसा रहेगा वहाँ पर? रहेगी, और होटल के अंदर भी वाईफाई रहता है, और लिमिटेड कनेक्टिविटी लेकिन रहता है, और बैग लेवल जरूरी है, बैग लेवल जरूरी है, यहाँ से बना के लेना, यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी बेटर ठीक रहेगा, यहाँ से ले लिया तो बेटर है, यहाँ से भी ले लो। लेडीज से सवाल है, लेडीज का सवाल ले लेते हैं। ये हमारे वो स्मार्ट वॉच के ताल्लुक से हमको वहाँ 1 GB उसके साथ मिल रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो हमको रिचार्ज करना है क्या उसका? नहीं, आप कोशिश करें कि वो स्मार्ट वॉच वाला इंटरनेट जो है आप सिर्फ हर सुविधा ऐप के लिए इस्तेमाल करें, उसमें भी यूट्यूब व्हाट्सएप सब चलता है, तो वो आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपका 1 GB आपको काफ़ी कीमती है वो, तो सिम कार्ड वाला आप जो है वो बहुत ही देख समझ के इस्तेमाल करें। और अगर ख़त्म हो जाता है तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, फिर वो किसी का हॉटस्पॉट लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बैग लेते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन बैग चाहिए क्या आपको, कपड़े वाला? ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े वाला भी अच्छा क्वालिटी, जो VIP का अच्छा क्वालिटी ले लो, और जो डायमेंशन बताया वो इतने बाय उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको बोलो एयरपोर्ट वाला बैग दे दो, आपको दे देगा। मार्केट में वो कपड़े वाली बैग कम है, तो वो पॉलीप्रोपिलीन वाली, हाँ वो ले लो, मसला नहीं है, बस अच्छी ब्रांड की लो, VIP या फिर VIP की बेस्ट रहेगी। तो ऐप से यूज़ करके जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं ना, मास्क पिछले साल वाले। नहीं, नया बनाने का उसका प्रोसेस है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रोसेस है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका बैंक
हाँ ठीक है, एक लेडीज़ का आप कोशिश करो कि घूमे नहीं। हाँ बस, हेलो। हाँ जी, लेडीज़ का सवाल ले लेते हैं। लगेज में ई बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, ई बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा जी। नहीं, ये मक्का से मदीना के बीच में पासपोर्ट नहीं देते वो लोग। नहीं, वो डायरेक्ट जब आप सऊदी में लैंड करोगे पासपोर्ट आपको लेंगे, जब सऊदी से आप इंडिया का आओगे तभी आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा। मक्का से मदीना शिफ्टिंग के बीच में आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ लेंगे, आपका लेंगे, या तो मदीना एयरपोर्ट पे लेंगे या तो होटल पहुंचने के बाद में लेंगे। हाँ वो सऊदी मोहल्ले में आदमी रहता है। हाँ वो होटल के पास जाएंगे ना, जब रुकेगा वो आएगा आपके प्राइवेट तो भी नुसू कार्ड मिलेगा, वो भी सऊदी का एड भी देगा। हाँ भाई, जो प्राइवेट वाले अगर कुछ सवाल जवाब हैं तो वो अलग से रुकें, वरना वो लोग भी जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह वक्त पे आएंगे। उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बुक करो। किसको? हज हाउस को, क्या आ रहे हैं? नहीं, उनको भी ऑलरेडी पता है कि ये हाजी तक जाने वाले हैं, तो वहाँ पे जगह वगैरह काफ़ी है। टोटल 13 माले की बिल्डिंग है वो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेटा तो ऑलरेडी इनके पास में है ही। उनको मालूम है कि ये हाजी इस वक्त आने वाले हैं, तो आपको अलग से इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग वेबसाइट पे चालू होगी, वो आपको रिपोर्टिंग ज़रूर करना है। जी सऊदी में, हाँ वो पासपोर्ट या फ़ोटो कॉपी ज़ेरॉक्स साथ में रखो। इशू नहीं, आपको ज़ेरॉक्स साथ में रखना है। 3-4 कॉपी ज़ेरॉक्स हर एक के पासपोर्ट के अपने बैग में रखना है आपको। नहीं, ओरिजिनल ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, जिनका प्राइवेट वालों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है थोड़ा सा रुके हो। वहाँ पे जो पासपोर्ट जमा करेंगे ऑनलाइन हमारे कौन है एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? मतलब आपको किसी और को गलती से नहीं वो, हाँ आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन वो वैसे नहीं होगा। हमारी रात को 12:30 बजे की फ्लाइट है। ओके, तो 24 घंटे पहले तो थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चल जाता, एक घंटे 1-2 घंटा आगे पीछे चल जाता है। अभी 18 की रात का यानी 19 चालू होता है तब, तो 17 को अगर हम जल्दी जाते हैं तो चलता है ना। देखो 24 घंटे के आसपास आप जाओ, 24 घंटे का 20 घंटे हो गया, 24 घंटे का आपका जो है 27 घंटे हो गया, तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। ये मैं चैनल पे डालूंगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में, वरना अभी डालूंगा तो भी ट्रेनिंग को नहीं आते लोग। और कैश कैरी करना वगैरह कल बताएंगे। हाँ अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। कल मक्का मदीना अकोमोडेशन है, कल टाइम पे आने के कल भाई सभी हज़ार जो है टाइम पे आएँ ताकि सही से शुरू हो जाए, और जो भी आज नहीं आ सके सबको अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि अपना काफ़ी इंटरैक्टिव ट्रेनिंग है। ये स्क्रीन हमने 1,20,000 रुपये खर्चा करके लाई है, तो खास आपको ट्रेनिंग देने के लिए। कल मक्का मदीना अकोमोडेशन और इंडिया वापसी। कैसे पता चलेगा आप बताइए जी, मॉलिक को कैसे पता चलेगा? वो आप वहाँ जाने के बाद आपको वो पता चलेगा, वो एयरपोर्ट पे आएगा डायरेक्टली आपको लेने के लिए। अब वो ऑथराइज आदमी रहेगा, ऐसा कोई इलीगल वगैरह नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल और आयन ये दोनों लगेज में जाएगा। हाँ लगेज में जाएगा, कंफर्म लगेज में ही। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कवर हेड के लिए जो आपने बताया रोमिंग का रिचार्ज जरूरी है क्या वहाँ? हाँ नहीं कर लो, कवर हेड वाले रोमिंग का रिचार्ज करो। जियो का नेटवर्क ठीक नहीं है, वोडाफोन एयरटेल का ठीक है। जियो का ही हमारे पास जियो का नेटवर्क ठीक नहीं है, इंटरनेशनल रोमिंग प्रॉब्लम देता है। तो फिर दूसरा कार्ड लेके आप जाओ। नहीं, लेकिन वो फिर नंबर पोर्टिंग कर लो, वोडाफोन एयरटेल पोर्टिंग। भाई जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल स्कैन नहीं किया है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पे कैमरा खोल के स्कैन करके आप चैनल को फॉलो करें। अभी एयरटेल का हम रिचार्ज करते हैं, हाँ, तो वहाँ पे इसका व्हाट्सएप नहीं सऊदी में व्हाट्सएप पर अलाउड नहीं है। कौन सा आप IMO या फिर गूगल मीट। एयरटेल का अच्छा है क्या? हाँ
जियो का ठीक नहीं है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ठीक है। जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अपडेट्स वगैरह आएंगी और ट्रेनिंग का मटेरियल भी यहीं डाला जाएगा। वैक्सीनेशन का कोई बोलेंगे तो प्राइवेट मेरा सिम कार्ड है ना जियो का है और उस पर 1 साल का रिचार्ज ऑलरेडी है यहाँ का। हाँ, तो वो अलग रहेगा, इंटरनेशनल भी रिचार्ज अलग रहेगा, उस रिचार्ज की वजह से इस पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर वहाँ पे जाके जियो का इंटरनेशनल रिचार्ज एक्टिवेट करता हूँ तो अभी आपने कहा कि वहाँ पे रेंज का इशू है जियो का। जियो का रेंज का इशू है, तो जियो को पोर्टिंग करा लो वोडाफोन या एयरटेल में। पोर्ट कराना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दूसरा सिम लेंगे तो फिर वो कवर हेड पे आपका दूसरा नंबर ये दूसरा नंबर हो गया। वो प्रॉब्लम आ सकता है। एक्चुअली मोस्टली OTP वगैरह आने के लिए होगा उतना। OTP नहीं, आप किसके लिए? मतलब जो मेरा नंबर है कवर हेड पे, हाँ, वो जियो का है और आज कुछ लॉगिन इशू आते हैं तो OTP के लिए वगैरह मतलब यूज़ होगा। OTP के लिए और एयरपोर्ट पे लैंड करते बराबर आप जो है इंडिया कॉल करके बोल सकते हैं ना, वो पहुंच गया करके, और इनकमिंग फ्री रहता है। मैं तब 14 दिन का रिचार्ज करने वाला हूँ, मतलब हाँ। 2 वीक्स का। फिर उसके बाद मैं वहाँ का सिम कार्ड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर उतनी पीरियड के लिए जियो का चल जाएगा या पोर्टिंग कराना ही पड़ेगा? एक दिन में नहीं चलता है वहाँ, एक दिन में नहीं चलता है, वो नेटवर्क का इशू है वहाँ नेटवर्क का इशू है। पे। पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं वो नहीं, इंटरनेशनल रिचार्ज करने के बाद भी। हाँ, करने के बाद भी बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल भी रिचार्ज करने के बाद भी प्रॉब्लम है। हेल्थ कार्ड कहाँ मिलेगा? आप प्राइवेट से जा रहे हैं कि कमेटी से जा रहे हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहा हूँ। आप पूना के हैं? नहीं, शिलापुर। मैं ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहा हूँ। तो आपके ट्रेनर ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया? नहीं किया कॉन्टैक्ट। आपका मेडिकल वैक्सीनेशन हो गया है, सब हो गया है। हेल्थ कार्ड अपने पास ही है सब। आपके जो ट्रेनर हैं महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि हर ट्रेनर ने अपने हाजियों को कांटेक्ट करके उनको हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं, उसमें साइन स्टैम्प सब कुछ हुआ है। वो सब हुआ है मेरा भी, बट मुझे मिला नहीं अभी तक। तो आपको मिलना चाहिए था। आपका सोलापुर में किससे आपने वो रजबरे उनसे किए क्या? रजबरे से किए क्या? उस्मान सर रजबरे उनकी टीम से किए क्या? अल्ताफ सर वगैरह है। आप उनसे कांटेक्ट करो, मेरा हेल्थ कार्ड का है बोलना, क्योंकि हर ट्रेनर के पास उनके हाजियों का हेल्थ कार्ड दिया हुआ है। हमारे पास हमारा हेल्थ कार्ड। आपका हेल्थ कार्ड पूना में नहीं मिलेगा, आपको सोलापुर में ही मिलेगा। आपने जो टेस्ट हुआ बोला ना अभी, केटल एक अलग केटल जिसमें नहीं है, जैसे एग वगैरह बॉईल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, एक बॉयलर, एक बॉयलर मैगी वैगी बना सकते हैं, इंडक्शन स्टोव छोड़ के सब ले आ सकते हैं। स्मार्ट वॉच दी जाती है, हज होने के बाद रिटर्न करेंगे या नहीं, अपने पास ही रखेंगे। तो कुछ यूज़ है उसका स्मार्ट वॉच का? स्मार्ट वॉच पर घड़ी देखो, घड़ी के अलावा कोई? हाँ, और उसमें व्हाट्सएप यूट्यूब भी चलता है, कॉलिंग भी होती है। सिम तो निकल जाएगा ऑलरेडी, वो 1 महीने का है। तो अब यहाँ दूसरा सिम डाल देना। जो आपने लगेज बोला ना जी, तो लगेज डायरेक्ट कहीं मिलेगा प्राइवेट वैक्सीनेशन? हाँ, ये प्राइवेट वालों का वैक्सीनेशन कौन है? हमारे समीर भाई हैं। आप पूना से ही हैं? अच्छा, आपका टूर ऑपरेटर पूना वाला है कि मुंबई वाला है? टूर ऑपरेटर। अच्छा, मास ये प्राइवेट वालों का वैक्सीनेशन का क्या है? हम वही बात कर रहे हैं। आप प्राइवेट से जा रहे हैं क्या? जी। एक काम करो ना, आप लोग आ जाओ, डिस्कस कर लो। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में सब उसमें डालूंगा। वहाँ पे नहीं है। नहीं, एक्सेस अलग, मतलब ड्राइव का एक्सेस पब्लिक है वो। अगर आपको लिंक याद है आप उसको एक्सेस करके देखो। आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF ट्रेनिंग होने के बाद में मैं वहाँ पे डालूंगा। बुक्स वगैरह देख सकते हैं जो आपकी हिंदी इंग्लिश के वो आपको URL अगर याद है, tinyurl.com/hajbooks। तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक नहीं है क्या उसका? वो चैनल पे लिंक अभी नहीं डाला मैंने। ट्रेनिंग होने का आप थोड़ा सब्र कीजिए। ये रिकॉर्डिंग बंद की है क्या? मास रिकॉर्डिंग बंद की है?